चीज है। कोई भी अगर खुद के नाम को हॉल ऑफ फेम में स्टोर करके रखता है तो वो उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट अचीवमेंट कहलाया जाता है इस टावर के अंदर। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑनर के अलावा जनवू को और कोई फायदा नहीं मिलने वाला था, इसी वजह से वो इस ऑप्शन को भी डिक्लाइन कर देता है। यहाँ पे वो खुद के नाम को लिखता नहीं। अब यहाँ पे जनवू को वो मैनेजर कहता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चॉइस है। वैसे उस जैसा और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जो खुद के नाम को इस हॉल ऑफ फेम में स्टोर नहीं किए थे, इवन दो उनका अचीवमेंट भी बहुत बढ़िया था, बिकॉज वो खुद के नाम को एडवर्टाइज नहीं करना चाहते थे। अब ये सुन के जनवू भी कहता है कि ये रीजन भी बहुत ही बढ़िया, इवन दो वो सिर्फ और सिर्फ इस रैंकिंग बोर्ड में खुद का नाम इसलिए नहीं लिखना चाहता जिससे वो डिस्कवर ना हो जाए। अभी जो मैनेजर है वो सबके हाथ में उनका रैंक के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स दे देता है। अब जनवू के हाथ में भी एक मिस्ट्री बॉक्स आता है जिसको खोलने के बाद जनवू को 3 रिवॉर्ड्स मिलता है। सबसे पहला था इब्लिश एम्ब्रियो, दूसरा था बीस्ट लॉर्ड लायंस मेन हेलमेट। इन दोनों को ही जनवू पॉइंट्स के लिए स्टोर पे बेच सकता था, बट यहाँ पे ये दोनों आइटम ही बहुत ज्यादा बढ़िया थे। सबसे ज्यादा बढ़िया आइटम तो ये की था जिसका नाम था ज़्यूस की। ऑफ कोर्स की को कोई अगर नॉर्मल प्लेयर पहले देखेगा तो इसे एक एफ रैंक का फालतू आइटम ही समझेगा, बट ये की उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे जो खुद के रैंक को इस ट्यूटोरियल में टॉप में किए थे, बट बाद वाले टाइम पे जब वो टावर्स को चढ़ने लगे तो ये की उनके हाथों से गुम गया। इस वजह से वो जो सीक्रेट चीज था वो उनको कभी भी हासिल नहीं हो पाया, जिसका रिग्रेट उन सारे प्लेयर्स को अब भी है। अब यहाँ पे जनवू को पास जब ये की आ चुका है तो उसे और बाकी जो 11 हिडन कीज है उन सबको ढूंढना पड़ेगा जिससे वो ओलंपस में जा सके। इस की को हासिल करने के बाद जनवू को ऐसा लग रहा था कि सच में ये जो ट्यूटोरियल है वो खत्म हो चुका है एंड यहाँ पे वो थोड़ा सा रिलीफ में आता है। अब यहाँ पे जो मैनेजर था वो सारे के सारे प्लेयर्स को ये ट्यूटोरियल एंड होने का डिक्लेरेशन दे देता है एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत और बात करने के बाद जो एग्जिट पोर्टल है उसे ओपन करके वहां से चला जाता है। तभी जनवू भी देख पाता है कि उसके पैर के नीचे एक पोर्टल ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे पांथे जनवू को पुकार के कहता है कि उसको फॉलो करने के लिए, बिकॉज जनवू एंड पांथे के बीच में जो फाइट हुआ था उसको जनवू ने इसीलिए जीता था बिकॉज उसके पास बहुत सारे पावरफुल आर्टिफैक्ट्स एंड वेपन्स था, बट यहाँ पे पांथे जनवू के साथ एक मैन टू मैन फाइट करना चाहता था। अब ये सब कुछ को सुन के जनवू तो बहुत ज्यादा अनइंटरेस्टेड फील करता है एंड यहाँ पे पांथे को डायरेक्टली कह देता है कि वो सरेंडर करता है एंड यहाँ पे वो पांथे को ये भी कहता है कि पांथे एक ऑनरेबल वॉरियर है, सो इस वजह से वो उस प्लेयर को फॉलो नहीं करेगा जो ऑलरेडी उसे सरेंडर कर दिया है। अब ये सुन के तो पांथे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी हम लोग देख पाते कि जनवू वहां से टेलीपोर्ट हो गया है। पांथे यहाँ पे रोकने का तो कोशिश करता है बट कोई फायदा नहीं होता। ये देखे तो पांथे बहुत ज्यादा गुस्सा था, बट यहाँ पे इडोरा खुश हो जाती है जनवू के इस बिहेवियर से। अभी हम लोग को बताया जाता है कि जनवू का जो इतना सारा अचीवमेंट्स था उन सबके बारे में टावर्स के जो हाई रैंकिंग प्लेयर्स थे उन सबको भी पता चल गया था। इसी वजह से वो सब के सब प्लेयर्स अभी जनवू को खुद के टीम में लेना चाहते थे, बट उनके पास जनवू का कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं था बिकॉज वो हमेशा ही मास्क पहन के रहता था। बट फिर भी उसके पास 2 ऐसे पॉइंट्स है जिसके थ्रू वो सारे हाई रैंकिंग प्लेयर्स जनवू को ढूंढ सकते हैं। सबसे पहला तो जनवू यहाँ पे एक मास्क पहन के रहता था एंड दूसरा उसका जो रैंकिंग बोर्ड में नाम था वो था अननोन, मतलब जनवू का जो रियल नेम था वो भी जनवू ने रैंकिंग बोर्ड में नहीं दिया था। अब इसी वजह से जनवू के ऊपर बहुत सारे रूमर्स एंड स्पेकुलेशंस टावर के ऊपर वाले हिस्सों में होने लगा। जनवू एक बहुत ज्यादा फेमस प्लेयर भी बन गया। तभी हम लोग को दिखाता जाए जनवू सिटी के अंदर चला आया है। ये एक मेडिवल सिटी था, बट उस सिटी के बीच में ही जनवू को वो टावर दिखाई देता है जिस टावर के अंदर वो सारे के सारे मर्डरर्स थे जिन्होंने जनवू के छोटे भाई को मारा था। बट यहाँ पे अभी सर्कमस्टेंसेस बहुत ज्यादा बदल गया है बिकॉज जनवू यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे जनवू उस नाइट के लिए एक इन में रेस्ट लेने के लिए रह जाता है। फिर दूसरे दिन वो एक शॉप को ढूंढने के लिए शहर के इधर उधर चलने लगता है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर था जहाँ पे उसके भाई के साथ एक और आदमी का हम लोगों को पिक्चर दिखाई देता है। वो इसी आदमी को ढूंढ रहा था। ऐसे ही करके ढूंढते ढूंढते वो एक शॉप के पास आ जाता है। वो उस शॉप के अंदर घुस के ही देख पाता है कि ये शॉप का हालत बहुत ज्यादा बुरा है एंड यहाँ पे कभी भी ये शॉप किसी के भी ऊपर गिर सकता है। यहाँ पे जितने सारे वेपन्स रखा हुआ था उस सब के सब वेपन्स बहुत ज्यादा अच्छे कंडीशन में थे एंड उसके साथ साथ बाकी जितने सारे चीजें यहाँ पे था वो सबका रैंकिंग भी बहुत ज्यादा था, मतलब ये एक बहुत बढ़िया बढ़िया वेपन्स यहाँ पे रखा हुआ था। तभी जनवू यहाँ पे टेबल पे एक डैगर को देख पाता है। ये डैगर का नाम था हेनोवास डैगर। ऑफ कोर्स इस चीज के बारे में भी जनवू को कुछ भी नहीं पता था। वो यहाँ पे खुद के ड्रैगन आई को यूज करता है, बट फिर भी उसे कुछ ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता इस डैगर के बारे में। ऑफ कोर्स ड्रैगन आई तभी कोई चीज का स्टैट से सबको दिखा नहीं पता जब वो चीज आइदर बहुत ज्यादा बुरे कंडीशन में या फिर उस चीज का पावर बहुत ज्यादा है, इवन जनवू का जो ड्रैगन आई है उससे भी ज्यादा। इसी वजह से इस तरीके का वेपन्स एंड आर्टिफैक्ट जनवू के लिए बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है। अब जनवू यहाँ पे उस डैगर को इधर उधर करके थोड़ा सा देखने लगता है, बट तभी उस शॉप के अंदर एंट्री होता है एक ड्वार्फ का जो खुद के हाथ में बहुत सारे वेपन्स को लेके था। जब वो डॉर्फ उस दुकान पे घुसता है तो वो डायरेक्टली जनवू को पूछ लेता है कि वो कौन है एंड वो यहाँ पे क्यों आया है। तो जनवू भी उस डॉर्फ को देख के पहचान जाता है कि ये वही डॉर्फ है जिसका पिक्चर जनवू के पास अभी है। ये उसके छोटे भाई के साथ पास में खड़ा हुआ था। जनवू के भाई ने उसके जर्नल में बहुत बार इस डॉर्फ का मेंशन किया था। इस डॉर्फ का नाम था हेनोवा जो एक ब्लैक स्मिथ था। तो जनवू का भाई हेनोवा को इतना ज्यादा बिलीव करता था कि वो हेनोवा को एज ए फादर फिगर की तरह मानता था। अब जनवू भी सोचने लगता है कि इस डॉर्फ के अंदर ऐसा क्या है कि उसके भाई ने इस डॉर्फ को एज ए फादर फिगर की तरह माना था, बिकॉज जनवू का भाई एंड वो दोनों ही उनके फादर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। उन लोगों को ये पता जरूर था कि उनका फादर बहुत पहले एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। अभी याद के हिसाब से वो को याद था उसके फादर का एम्ब्रेस किया हुआ वो मोमेंट। तभी
तभी यहाँ पे जनवू हनोवा को रिप्लाई देता है कि वो यहाँ पे वेपन खरीदने के लिए आया है। ये सुन के तो हनोवा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पे जनवू को कहता है कि वो क्या पागल हो चुका है, वो देख रहा है कि शॉप का ऐसा हालत है, वो फिर भी यहाँ से वेपन खरीदने के लिए आया है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि हनोवा का जो शॉप था वो बहुत ही ज्यादा बुरे कंडीशन में था। तभी यहाँ पे जनवू पूछ लेता है कि यहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम है हनोवा को इस चीज से। अब यहाँ पे हनोवा जनवू को डायरेक्टली कहता है कि उसके साथ मेसिंग ना करने के लिए, उसको अभी बहुत ज्यादा काम है। और जनवू यहाँ पे फिर से हनोवा को कहता है कि वो यहाँ पे सीरियस है उसके पास से वेपन खरीदने के लिए। तभी हनोवा कहता है कि नहीं, वो यहाँ पे वेपन सेल करना बंद कर दिया है, तो यहाँ से वो चला जाए। तभी वो जनवू को धक्का देके वहाँ से खुद के काम के लिए चला जाता है। तभी जनवू यहाँ पे हनोवा को पूछ लेता है कि क्या उसने वेपन बनाना बंद किया इसीलिए, बिकॉज यहाँ पे आर्टिया ग्रुप डिसबैंड हो गया। जो सुन के हनोवा बहुत ज्यादा सीरियस टोन में जनवू को कहता है कि उसे उन सारे बातों में ना उलझना चाहिए जिसको वो ठीक तरीके से नहीं समझता है। जनवू फिर कहता है कि सो ये ऐसे ट्रू है, इसी वजह से हनोवा यहाँ पे वेपन नहीं बना रहा। तभी हम लोगों को बताया जाता है कि हनोवा आर्टिया ग्रुप का एक बहुत ज्यादा क्लोज मेंबर था। इवन तो वो आर्टिया ग्रुप के साथ फाइटिंग नहीं कर सकता था बैटल फील्ड में, बट फिर भी वो उन सारे प्लेयर्स के बहुत ज्यादा क्लोज में था, स्पेशली जनवू के छोटे भाई का। एंड उसका ब्लैक स्मिथ के ऊपर इतना ज्यादा मास्टरी था कि वो जो भी वेपन बनाता था उसके हेल्प से आर्टिया ग्रुप बहुत सारे जंगों को जीता था। इसी वजह से जनवू खुद के दिमाग में सोचता है कि आज से यहाँ पे हनोवा वेपन नहीं बनाना चाहता, बिकॉज आर्टिया ग्रुप डिसबैंड हो चुका है एंड उसको बहुत सारे क्लैन से ऑफर आया, बिकॉज उसके पास ग्रेट टैलेंट है वेपन स्मिथिंग का। तभी जनवू हनोवा को पूछ लेता है कि क्या उसे बाकी जितने सारे क्लैंस थे उन सब से प्रेशर आ रहा है। अब हनोवा यहाँ पे फिर से जनवू को कहता है कि सारे बातों के बारे में उसे सोचने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो इन सारे मैटर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब यहाँ पे जनवू फिर से हनोवा को कहता है कि उसके पर्सनैलिटी को तो देख के ऐसा ही लग रहा है कि हनोवा ने सारे के सारे क्लैंस का जो ऑफर था वो सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। इसी वजह से शायद से क्लैंस थे वो हनोवा को प्रेशराइज कर रहे थे। यहाँ पे उसका जितने सारे कस्टमर्स थे उन सबको भी शायद से वो क्लैन मेंबर्स ने डराया था। इसी वजह से हनोवा का जो स्मिथिंग करियर था वो लगभग एंड हो चुका है। तभी जनवू यहाँ पे हनोवा को कहता है कि अगर यही रीजन है तो हनोवा को यहाँ पे इन सारी चीजों के ऊपर परेशानी लेने का जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट को यहाँ से हनोवा से खरीदना चाहता है। अब यहाँ पे ये सुन के तो हनोवा भी राजी हो जाता है। वो यहाँ पे जनवू को पूछ लेता है कि वो कौन सा वेपन खरीदना चाहता है। अभी हम लोग देख पाते हैं कि जनवू एक रस्टी डैगर को उठा के हनोवा को कहता है कि वो ये चीज खरीदेगा। इस डैगर को बेचने से पहले हनोवा यहाँ पे जनवू को पूछ लेता है कि क्या उसके पास पैसे हैं इस चीज को खरीदने के लिए। तभी जनवू यहाँ पे मजाक में पूछ लेता है कि क्या वो यहाँ पे क्रेडिट नहीं लेता, बाद में टाइम पे जनवू जरूर से वो पैसा चुका देगा। जो सुन के तो हनोवा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि क्या यहाँ पे जनवू हनोवा को पागल समझा है। तभी जनवू हनोवा को कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा था एंड वो बैग को कल के हनोवा के सामने रखता है। अब ये बैग को देख के हनोवा समझ पाता है कि ये जो बैग था वो असलियत पे गैलियट का था, मतलब वो डार्क एल्फ का। यहाँ पे हनोवा बहुत ही अच्छी तरीके से गैलियट को पहचानता था। गैलियट यहाँ पे खुद के दिमाग में सोचता है कि हनोवा यहाँ पे खुद के दिमाग में सोचता है कि गैलियट एक डार्क एल्फ जरूर है, बट वो जिन सारे प्लेयर्स को देखता है उन सब के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होता है। यहाँ पे उसने जनवू को उसका बिलोंगिंग्स दिया, इसका मतलब यहाँ पे ये प्लेयर नॉर्मल प्लेयर तो नहीं है। हनोवा यहाँ पे गैलियट के आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। तभी यहाँ पे हनोवा मान जाता है जनवू को वो डैगर सेल करने के लिए, बट हनोवा यहाँ पे जनवू से एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या वो जानता है कि हनोवा कितना ज्यादा चार्ज लेता है, बिकॉज उसका जितने सारे वेपन्स थे वो कम कीमत पे नहीं आता। तभी जनवू खुद के बैग के अंदर से बहुत सारे आइटम्स को निकालता है, जैसे कि गॉब्लिन्स जॉबोन एंड टीथ, डिजर्टमैन्स आईबॉल, ऑर्क्स रिब बोन्स एंड ट्रोल्स ब्लड एंड ब्रेन। अब ये सारे आइटम्स को देख के हनोवा भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है एंड यहाँ पे वो समझ पाता है कि जनवू शायद से हनोवा को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उस आइटम को तैयार करने के लिए। अब हनोवा यहाँ पे थोड़ा बहुत और नोटिस करने के बाद देख पाता है कि जनवू के पास फेयरली हाई क्वालिटी के चीजें हैं, जैसे कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड जो एंजेलिक एंड डिमोनिक दोनों ही एट्रीब्यूट्स को कैरी करता है एंड उसके साथ साथ एक बहुत ज्यादा पावरफुल ब्रेसलेट एंड और भी कुछ आइटम्स। इसी वजह से जनवू तो कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं हो सकता, बिकॉज ये सारा का सारा आइटम्स उसने सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल राउंड से ही हासिल किया है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि हनोवा यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पे जनवू को पूछ लेता है कि क्या वो यहाँ पे मजाक कर रहा है, उसको क्या पता भी है कि उसके पास जितने सारे आइटम्स है उसका वैल्यू क्या है। ये जो बीस्ट लॉर्ड का मेन है ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है एंड उसके साथ साथ इब्लिस का एब्रीमो जो मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू में बिकता है। ये जो बीस्ट लॉर्ड है ये असलियत पे इस टावर को पहले रूल करता था वैम्पायर के साथ। ये जो वैम्पायरिक डैगर था जनवू के पास उससे बीस्ट लॉर्ड का मेन बहुत ज्यादा कम कीमत में बिकता था, बट फिर भी इस आइटम का वैल्यू बहुत ज्यादा है एंड उसके साथ साथ जो एब्रीमो जनवू को मिला है वो एक डिमोनिक क्रिएचर का है एंड ये जो डिमोनिक बर्ड है ये बहुत ज्यादा पावरफुल बर्ड है एंड बाद टाइम पे कोई भी प्लेयर अगर इस एब्रीमो को ठीक तरीके से हैच करता है एंड उससे एक बर्ड निकलता है तो वो उस बर्ड को ऐसे पेट की तरह रख सकता है, जिससे उस प्लेयर का जो ग्रुप स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से ये लायन बीस्ट का मेन एंड ये जो एग है ये दोनों का ही वैल्यू बहुत ज्यादा है। हनोवा भी यहाँ पे जानता था कि वो जो आइटम्स को क्रिएट करता है उन सब का वैल्यू तो बहुत बढ़िया है, बट फिर भी इन सारे आइटम्स के कंपैरिजन में इसका आइटम भी बहुत ज्यादा फीका है। इसीलिए वो यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा है, बिकॉज जनवू यहाँ पे हनोवा के साथ मेसिंग कर रहा है। वो यहाँ पे एक नोवाइस के हाथों से हार गया है हनोवा आज। तभी यहाँ पे जनवू हनोवा को कहता है कि ये सारे आइटम्स का अगर वैल्यू इस डैगर के इक्वल नहीं होता है तो वो यहाँ पे कमीशन का रिक्वेस्ट करना चाहता है। तभी यहाँ पे हनोवा कहता है कि क्या जनवू यहाँ पे आई ऑफ गायस बनाना चाहता है। तो हम लोग जानते हैं कि आई ऑफ गायस जो है ये एक ऐसे जाइंट को एबिलिटी है जिसके पास बहुत सारे आइस थे एंड ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट भी है। एंड यहाँ पे हनोवा भी जानता था कि जनवू का जो गोल है वो है आई ऑफ गायस को बनाना, बिकॉज इस पूरे के पूरे टावर पे सिर्फ
और सिर्फ 5 ही ऐसे ब्लैक स्मिथ है इंक्लूडिंग हैनोवा जो इस आइटम को बना सकते हैं। तभी यहाँ पे हैनोवा जनवू को पूछ लेता है कि वो इस तरीके से फिर माफिया के क्यों बात कर रहा है। तभी जनवू भी कहता है कि उसे पता है हैनोवा अभी वेपन्स तैयार नहीं करता दूसरों के लिए, इसी वजह से उसे इस तरीके का एक टेस्टलेस मेथड को यूज करना पड़ा है हैनोवा को मनाने के लिए। एंड इसके लिए जनवू हैनोवा से माफी भी मांगता है। तभी हैनोवा यहाँ पे जनवू को पूछ लेता है कि वो जो काम कर रहा है उसे पता भी है इसमें कितना ज्यादा खतरा है। तो जनवू यहाँ पे फिर से हैनोवा को कह देता है कि उसे बाकी जितने सारे क्लैंस है उन सब के लिए फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो बेफिक्र होकर जनवू के लिए आई ऑफ गाइस को बना सकता है। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे वो अगर उन सारे क्लैंस से डर गया है तो जनवू यहाँ से चला जाएगा। हैनोवा को आई ऑफ गाइस बनाने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जनवू हैनोवा को थोड़ा सा चिढ़ाता है, जो सुन के तो हैनोवा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड वहाँ पे वो जनवू को कह देता है कि हाँ वो आई ऑफ गाइस जनवू के लिए तैयार करेगा। तभी हम लोग देख पाते हैं कि जनवू उस डैगर को भी खरीद लिया था। उस डैगर को थोड़ा बहुत इधर उधर देखने के बाद जनवू खुद के ड्रैगन आई के यूज से उसका स्टैट्स को देखने का कोशिश करता है। बट उसका ड्रैगन आई अब भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो इस डैगर को परफेक्टली एनालाइज कर पाए। बट फिर भी बहुत बार कोशिश करने के बाद जनवू का जो ड्रैगन आई था उसका प्रेसिशन 15% तक बढ़ जाता है। एंड यहाँ पे जनवू फिर से उस डैगर की तरफ जब देखता है तो वहाँ पे उसे बहुत सारे डिटेल्स दिखाई पड़ता है। एंड यहाँ पे वो समझ पाता है कि हैनोवा ने इस आइटम को उसके ही कोई स्पेशल एक पर्सन के लिए बनाया था। बट पर्सन के डेथ की वजह से ये डैगर बहुत दिनों से पड़ा रहा, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत सारा रश भी पड़ गया है। बट ये डैगर अब भी इतना ज्यादा शार्प है कि कोई भी स्टोन को ये एक ही स्ट्राइक से काट सकता है। और जनवू इस डैगर को फील करने के बाद समझ पाता है कि ये बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का डैगर है। एंड उसका जो ग्रिप था वो भी जनवू के हाथ से बहुत ज्यादा सूट कर रहा था। इसी वजह से जनवू को एक बहुत बढ़िया डैगर यहाँ पे मिला था। एंड इस डैगर को पकड़ने के बाद जनवू को फीलिंग आ रहा था कि वो उसका ये जो आइटम है ये बहुत साल पहले उसे खो गया था। अभी उसे ये आइटम फिर से वापस मिल चुका है। बट वो तभी सोचने लगता है कि यहाँ पे हैनोवा का जो क्लोजेस्ट पर्सन है वो असलियत पे है कौन, इसके लिए उसने ये डैगर को बनाया है। अब यहाँ पे जनवू खुद के वॉच को देख के समझ पाता है कि यहाँ पे 1 मंथ बीत चुका है। एंड उसका ये वॉच पहले तो बिल्कुल ही काम नहीं करता था। बट अभी इस वॉच का जो ट्रिक्स है ये धीरे धीरे मिलना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये वॉच का जो पावर है वो फिर से वापस आ रहा है। अभी यहाँ पे वो थोड़ा सा रुक के सारे बातों के बारे में सोचता है। तभी वो नोटिस कर पाता है कि उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। वो यहाँ पे सोचने लगता है कि यहाँ पे ये लोग क्या करने के लिए आए हैं। ऑब्जर्व करने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पे टोटल ऑफ 17 पर्सन्स है जो उसको फॉलो कर रहा था। अब उसे लगता है कि ये सारे के सारे लोग यहाँ पे उसके आर्टिफैक्ट्स को चुराने के लिए आया है। बट अभी के लिए वो इन सारे लोगों से फाइट नहीं लेना चाहता, बिकॉज अभी बहुत ज्यादा नाइट हो चुका है। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। इसी वजह से वो सबसे छुप के वहाँ से भाग जाता है। उसको भागते हुए देख के वो सारे के सारे लोग यहाँ पे उसे ढूंढने लग जाते हैं। बट वो लोग देख पाते कि जनवू कहीं पे गायब हो चुका है। वो लोग एक दूसरे के साथ बात करके कहते हैं कि वो उस लड़की को यूं ही जाने नहीं दे सकता। तभी हम लोग जनवू को देखते हैं जो एक इन में जाता है, जहाँ पे वो खुद के पैसों को देके उस इन का जो मैनेजर है उसे कहता है एक रूम को टॉप फ्लोर में रेडी करने के लिए। और उसके साथ साथ जो बैल्कनी है वहाँ पे एक टेबल भी रेडी करने के लिए। अब ये जो इनका मैनेजर था वो जनवू को बहुत ज्यादा लकी कहता है, बिकॉज ये जो इन है इसका बैल्कनी का व्यू बहुत ज्यादा बढ़िया है। हम लोग देख भी पाते कि इस बैल्कनी से पूरे के पूरे शहर का व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा था, जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। एंड यहाँ पे जो टेबल था उसे इस इनका ही एक रेगुलर कस्टमर छोड़ के गया है। इसी वजह से यहाँ पे जनवू अभी खुद का टाइम स्पेंड कर सकता है। तभी जनवू यहाँ पे एक हेजलनट कॉफी को ऑर्डर करता है, इसके अंदर थोड़ा सा सिरप रहेगा। अब जनवू इस टेबल के पास बैठ के सोचने लगता है कि ये सारा का सारा जो प्लेसेस है इन सब में उसका भाई रेगुलरली आता था। उसने यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड प्लेसेस को विजिट किया था जो बहुत ही बढ़िया था। वैसे बाकी प्लेस के लिए ये जो वेटिंग रूम है, ये आउटसाइड वेटिंग रूम उनके लिए उतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। बट फिर भी ये एरिया उसके छोटे भाई का मेमोरी का एक बहुत बड़ा पार्ट होल्ड करता है, जो आज जनवू यहाँ पे देख रहा है। वो यहाँ पे खुद के दिमाग में सोचता है कि उसका भाई भी शायद से यहीं पे बैठ के उसके दोस्तों के साथ मजे से खाता पीता था। एंड यहाँ पे वो थोड़ा सा दुखी होकर सोचने लगता है कि फ्रेंड्स के साथ बैठ के खाने पीने का मजा कैसा है वो तो उसे नहीं पता। तभी वो खुद के कॉफी को टेस्ट करके समझ पाता है कि ये थोड़ा सा बिटर कॉफी है, बिकॉज इसके अंदर शायद से कोई भी सिरप नहीं है। तभी हम लोग फिर से हैनोवा के शॉप को देख पाते हैं, जहाँ पे जनवू फिर से आ गया था। उसे देख के हैनोवा तो फिर से गुस्सा होकर पूछ लेता है कि वो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है। अभी हैनोवा को जनवू कहता है कि वो बाहर बैठे हुए बहुत ज्यादा बोर हो रहा था एंड अभी उसके पास कोई काम नहीं था। इसी वजह से वो खुद के कमीशन का जो काम हैनोवा को दिया था उसको देखने के लिए यहाँ पे चला आया। एंड वो यहाँ पे ये भी इंश्योर करना चाहता है कि हैनोवा के पास उस चीज को तैयार करने का हर एक मटेरियल है या नहीं। इवन दो उसने कल सारे के सारे मटेरियल्स को हैनोवा को दे दिया था, बट फिर भी कोई भी मटेरियल अभी अगर हैनोवा को चाहिए तो जनवू जाके लेके आ सकता है। बट तभी यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि हैनोवा तो बहुत ज्यादा गुस्सा था। ये देख के जनवू हैनोवा को कहता है कि यहाँ पे शायद से हैनोवा को कोई भी चीज का जरूरत नहीं है। इसी वजह से अभी जनवू यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के हैनोवा का काम को देखेगा एंड ये इंश्योर करेगा कि उसका काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। अब ये सुन के तो हैनोवा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पे सोचने लगता है कि ये लड़का एक बहुत ज्यादा ढीठ बच्चा है, इसको हैनोवा जितना ज्यादा गाली दे फिर भी ये बच्चा हैनोवा के पास फिर से वापस लौट के आ ही जाता है। इसी वजह से हैनोवा लड़के के साथ जब भी बात करता है तब उसका जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैनोवा को जनवू का दिया हुआ काम को खत्म करना था, इसीलिए वो प्रिटेंड करता है कि जनवू इस रूम के अंदर बैठा नहीं है। हम लोग देख पाते हैं कि जनवू खुद के ड्रैगन आई को यूज करके हैनोवा
हनवा का जो स्किल है उस सब कुछ ऑब्जर्व करने लगता है कि कैसे वो हैमरिंग कर रहा है, कैसे वो वेपन्स को तैयार कर रहा है। तभी वो आग बंद करके खुद के ही दिमाग में सोचता है कि जब उसके छोटे भाई के लिए हनवा ने चीजें तैयार करा था, उसके अंदर एक बहुत वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट भी था जिसका नाम था हेवेंस विंग्स। इसके हेल्प से जनवू के छोटे भाई ने बहुत सारे जंगों को जीता था। एंड अभी हनवा को ऐसे तरीके से काम करके देख के जनवू समझ पाता है कि उन सारे चीजों को तैयार करने के लिए हनवा को कितना ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था एंड वो सारा वेपन्स कैसे तैयार हुआ था। जब वो खुद के आंख को खोलता है तभी वो देख पाता है कि हनवा फिर से उसके सामने था। एंड हनवा यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में जनवू को कहता है कि वो यहाँ पे सो रहा है। उसने तो अभी कहा था कि वो हनवा के काम को देखना चाहता है, बट यहाँ पे क्या हनवा का काम इतना ज्यादा बोरिंग है कि जनवू को नींद आ गया। वो अभी यहाँ पे क्यों आया है? वैसे जनवू यहाँ पे हनवा को रिप्लाई देता है कि वो अभी बहुत ज्यादा बोर्ड हो गया था, यहाँ पे उसके करने के लिए कोई भी काम नहीं था, इसी वजह से वो यहाँ पे हनवा के काम को देखने के लिए आ गया है। तभी हनवा खुद के काम के प्लेस से एक हैमर को उठा के जनवू की तरफ फेंकता है एंड कहता है कि उसका अगर कोई भी काम यहाँ पे नहीं है तो वो उस एरिया पे जाके हैमरिंग करे कुछ वेपन्स के ऊपर, जिससे उसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। अब जनवू यहाँ पे बात के ऊपर एग्री कर लेता है एंड उस हैमर को भी कैच कर लेता है। बट तभी वो हनवा को पूछ लेता है कि यहाँ पे फायर प्लेस है, उसमें आग कैसे जलाया जाए। तभी जनवू यहाँ पे हनवा को कहता है कि वो अगर ये सब कुछ करना चाहते तो हनवा को उसे सिखाना पड़ेगा कि ये सब कुछ कैसे किया जाता है। तो सुन के तो हनवा का जो बोलती था वो बंद हो जाता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि हनवा एंड जनवू के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। एंड ये झगड़ा करते करते जनवू भी समझ पाता है कि क्यों उसका छोटा भाई हनवा को इतना ज्यादा पसंद करता था, कि उसे एज ए फादर फिगर की तरह देखता था। तभी हम लोग देख पाते हैं ब्लॉक ईफ का जो बिल्ड का बेस था उसके ऊपर कोई प्लेयर्स आके इस एरिया को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो प्लेयर यहाँ पे इस एरिया को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पे सोचने लगता है यहाँ पे असलियत पे हुआ क्या है। तभी वो खुद के सबऑर्डिनेट्स को कहता है कि इस एरिया का हालत इतना ज्यादा बुरा है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते। यहाँ पे तो सर्वाइवर्स तो छोड़ो, उनका जो मेहनत था इतने सालों का, इसको उन्होंने सीक्रेटली बिल्ड किया था, वो सब का सब यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे वो लड़का फिर खुद के सबऑर्डिनेट को कहता है कि जिस आदमी ने ये सब कुछ किया है उस आदमी को कहीं से भी ढूंढ के लेके आया जाए। अगर ट्यूटोरियल का एक एक राउंड भी अगर उनको खाना पड़े तो ठान ले, बट उस लड़के को उसके सामने ले आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम लोग देख पाते कि उस लड़के का खुल चुका है एंड ये जो लड़का था इसका नाम था लियोनेट, जो अभी असुरा शॉर्ट क्लैन का एक लीडर था, बट पहले वो आर्टिया ग्रुप का मेंबर हुआ करता था, जिसने जनवू के छोटे भाई को भी बिट्रे किया था। अब यहाँ पे जनवू हनवा को पूछ रहे थे क्या वो यहाँ पे जनवू को मेटलर्जी सिखा सकता है। इतना सारा क्वेश्चन सुनकर तो हनवा पहले से ही गुस्सा था, बट यहाँ पे वो सीरियसली हनवा को पूछता है कि क्या वो यहाँ पे ये सारा का सारा जो बेसिक स्टफ है वो सब कुछ जनवू को सिखा सकता है, बिकॉज उसको अभी एक काम करना है, इसके लिए ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा जरूरत है जनवू को सीखना। अब हनवा यहाँ पे जनवू को पूछ लेते हैं कि वो किस लिए ये सब कुछ सीखना चाहता है। जनवू यहाँ पे कहता है कि उसके पास एक ऐसा चीज है जिसको वो खुद रिपेयर करना चाहता है। अभी हनवा कहता है कि कौन सा चीज। जनवू कहता है कि एक सीक्रेट है, वो अभी नहीं दिखा सकता हनवा की वो क्या चीज रिपेयर करना चाहता है। तभी हम लोग समझ पाते कि वो उस वॉच को रिपेयर करना चाहता है, बट वो इस वॉच को हनवा को नहीं दिखा सकता, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि हनवा इस वॉच को देख के समझ जाएगा कि ये जनवू के छोटे भाई का वॉच है एंड यहाँ पे जो सबको जनवू कर रहा है उन सब के बीच में वो हनवा को खींचना नहीं चाहता। एंड ये वॉच का जो इंपॉर्टेंस है वो जनवू के पास बहुत ज्यादा, इसी वजह से जनवू इस वॉच को खुद के दम पे रिपेयर करना चाहता है। तभी हनवा भी यहाँ पे जनवू की इस बात के ऊपर एग्री कर लेता है, बिकॉज उसे पता था कि यहाँ पे जितने सारे प्लेयर्स आते थे वो कोई और वर्ल्ड से आते थे, बट वो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टावर क्लाइंब करना चाहते थे। उन सारे प्लेयर्स का अलग अलग स्टोरीज रहता था। वैसे भी जनवू भी एक प्लेयर है, इसी वजह से उसका भी कोई हिडन स्टोरी रहेगा। एंड जनवू जिस तरीके से मास्क पहन के रहता है उससे ऐसा ही लगता है कि जनवू खुद के पास्ट लाइफ को हाइड करके रखना चाहता है। अब यहाँ पे हनवा डायरेक्टली जनवू को कह देता है कि वो यहाँ पे जनवू को सब कुछ तो नहीं सिखा सकता, बट यहाँ पे जनवू को वो बेसिक सिखा देगा एंड बाद वाला जो वर्क है वो जनवू को खुद हनवा का काम देख के सीखना पड़ेगा। इस चीज के लिए जनवू भी थैंक यू कहता है हनवा को। एंड हनवा भी यहाँ पे शर्माते हुए जनवू को कहता है कि उसे क्या लगता है कि वो यहाँ पे जनवू को ये सब कुछ सिखा रहा है बिकॉज वो जनवू को लाइक करता है। बिल्कुल भी नहीं, वो यहाँ पे जनवू के बक बक से बचना चाहता है। जनवू यहाँ पे खुद के दिमाग में सोचता है कि हनवा जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट दिखता है वो उतना ज्यादा है नहीं। एट द एंड ऑफ द डे वो एक शर्माता हुआ डॉर्फी है। अभी हमें हनवा के दुकान के बाहर का सीन दिखाया है, जहाँ पे हम लोग को सुनाई देता है कि हनवा बहुत ज्यादा चीख रहा था जनवू के ऊपर। अब यहाँ पे हनवा बहुत ज्यादा पीट के जनवू को जो ब्लैक स्मिथिंग का काम है वो सिखा रहा था। ऑफ कोर्स हनवा जनवू के ऊपर पहले से बहुत ज्यादा गुस्सा था एंड अभी उसको सिखाने के लिए भी हनवा को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था। थोड़ा सा दूर खड़े रह के हनवा फिर खुद के दिमाग में सोचता है कि जनवू को जब देख रहा है अभी काम करते हुए, उसे देख के ऐसा लगता है कि वो एक कंप्लीट इडियट तो नहीं है, बिकॉज पहली बार जब कोई प्लेयर यहाँ पे ब्लैक स्मिथिंग का काम सीखता है तो उनको ब्लैक स्मिथिंग का कुछ भी नहीं आता। बट यहाँ पे हनवा ने जब जनवू को बेसिक चीजें सिखा दिया था ब्लैक स्मिथिंग का, तब जनवू के हैमर को भी कंट्रोल करना सीख गया था। यहाँ पे जनवू समझ पाता है कि कैसे एक हैमर को राइट वे पे स्ट्राइक किया जाए मेटल के ऊपर, जिससे वो मेटल ठीक तरीके का शेप ले।
उसे देख के ऐसा लगता है कि वो उन सारे एग्जैक्ट लोकेशन को जानता है जिस लोकेशन के ऊपर उसे हैमर को हिट करना है, एंड जो परफेक्ट फोर्स है उसको बारे में भी जनवू यहाँ पे समझ गया है। पहले तो जब हनोवा ने जनवू को ब्लैक स्मिथिंग का काम सिखा रहा था तब जनवू को जीरो नॉलेज था काम के ऊपर, बट अभी जब वो जनवू को देखता है तो वो समझ पाता है कि वो यहाँ पे हनोवा को बहुत देर से एब्जॉर्व कर रहा था, एंड यहाँ पे हनोवा ने जितने सारे गलतियों को जनवू को बताया था उन सारे गलतियों को जनवू ने कभी भी फिर से नहीं दोहराया। मतलब यहाँ पे जनवू बहुत ज्यादा सीरियस है उसके काम के ऊपर। इस जैसा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हनोवा को पहली बार मिला था, या शायद से दूसरी बार। तभी हम लोग देख पाते कि हनोवा यहाँ पे जनवू के छोटे भाई का याद में चला जाता है, एंड उसे याद आता है जनवू के छोटे भाई का साथ बिताया वो दिन। तभी हनोवा सोचने लगता है कि क्या वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है, बिकॉज वो इन सारे चीजों के बारे में अभी क्यों सोच रहा है। तभी वो देख पाता है कि जनवू खुद के काम में कहीं पे अटक गया है, जो देख के हनोवा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एंड वो यहाँ पे फिर से जनवू के ऊपर चिल्ला के कहने लगता है कि उसने फिर से राइट एंगल में उस मेटल को हिट नहीं किया था, वजह से उस मेटल का शेप वैसा हो गया है, जनवू को ठीक तरीके से उसका काम करना चाहिए। अभी रात का सीन दिखाई देता है जहाँ पे जनवू खुद के इनकी तरफ फिर से वापस जा रहा था हनोवा के शॉप से। अब यहाँ पे हनोवा के साथ काम करते करते जनवू को भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला था, यहाँ पे उसे बहुत सारे नॉलेज भी गैदर हुआ था, एंड हनोवा के साथ टाइम स्पेंड करना भी जनवू को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अभी वो समझ पाया कि क्यों जनवू हनोवा को इतना ज्यादा रेस्पेक्ट करता था। हनोवा ट्रूली एक वार्म पर्सन है। ये सोचते सोचते ही जनवू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज जनवू को ये देख के अच्छा लगा कि उसके भाई के लास्ट मोमेंट पे भी कोई एक ऐसा आदमी था जिसके ऊपर उसका भाई भरोसा कर सकता था, एंड वो आदमी था हनोवा। इसी वजह से जनवू हनोवा के ऊपर और कोई खतरा नहीं देना चाहता। अगर उसका जो आई ऑफ गायस तैयार हो जाता है तो वो ब्लैक स्मिथी से गायब हो जाएगा, एंड वो खुद के काम की ओर निकल जाएगा। उसके लिए इतना ही इनफ है कि उसने हनोवा से मिला है, वो कैसा पर्सन है ये भी जनवू अच्छे तरीके से जान पाया है। अभी जनवू थोड़ा सा खुद के आसपास देख के समझ पाता है कि वो ऑलरेडी टावर के अंदर आ चुका है, एंड यहाँ पे एक ऐसे पर्सन से भी उसका मुलाकात हो चुका है जिसको उसका भाई बहुत अच्छे तरीके से जानता था। अभी उसे इस टावर को चढ़ना है, एंड इसके हायर्ड ब्लॉक्स में जाके उन सारे पर्सन्स को ढूंढना है जिसकी वजह से उसके भाई का आज ऐसा हालत हुआ है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि कुछ आदमी यहाँ पे जनवू को आके घेर लेते हैं, एंड यहाँ पे वो आदमी के अंदर एक आदमी जनवू को कहने लगता है कि क्या वो बेवकूफ है। उन लोगों ने बहुत बार जनवू को वार्न किया था हनोवा के साथ ना मिलने के लिए, बट जनवू हमेशा उनके वार्निंग को आकार देता था। इसी वजह से आज जनवू को उसके जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब जनवू भी यहाँ पे इन लोगों को देख के थोड़ा सा सोचने लगती है क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने हनोवा के ऊपर प्रेशराइज्ड क्रिएट किया था। वो यहाँ पे समझ पाता है कि जो अपर क्लैंस है उन सब का यहाँ पे कोई भी मोटिव नहीं रहता लोअर लेवल पे क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे उन अपर क्लैंस का छोटे छोटे क्लैंस लोग कंट्रोल करते थे, वो क्लैंस इन सारे लोअर लेवल पे रहते थे। उन लोगों को उस अपर क्लैन का फेवर पाने के लिए ये सारा काम करना पड़ता था। इसी वजह से हनोवा के ऊपर प्रेशराइज करने का काम भी शायद से इन्हीं लोगों का था। तभी जनवू यहाँ पे उन लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली यहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। वो यहाँ पे खुद का हाथ गंदा नहीं करना चाहता उनके ब्लड से। तभी हम लोग देख पाते हैं कि एक आदमी यहाँ पे डायरेक्टली जनवू के ऊपर अटैक कर देता है। जनवू तो उनके हर एक अटैक से डॉज करने लगता है, एंड हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे जनवू के साथ वो सबके साथ फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जनवू बेरहमी से सबको मारने लगता है। वो लोग तो यहाँ पे डरने लगते हैं जनवू के इतना ज्यादा पावर से। वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या ये सच में एक नोविस प्लेयर है, बट इसका इतना स्ट्रेंथ देख के वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। जनवू यहाँ पे एक भी आदमियों को नहीं छोड़ता। तभी वो एक आदमी को मारने जाता है, बट वो आदमी यहाँ पे धमका के जनवू को कहता है कि वो उस बूढ़े आदमी को मार देगा अगर जनवू ने यहाँ पे उसे नहीं छोड़ा तो। ये सुन के जनवू उसे जमीन पर पटाक के वहीं पे मार देता है। फिर वो बाकी बचे कुछ जितने सारे लोग उसको घिरे हुए थे उन सबको मार के सिर्फ एक आदमी को बचा के रखता है। तो आदमी यहाँ पे जनवू को प्रॉमिस करता है कि वो सारे के सारे चीजों के बारे में जनवू को बता देगा, एंड उसके बाद जनवू को वो एरिया में भी लेके जाएगा जहाँ से वो आया है। अभी हम लोग देख पाते हैं कि जनवू उसे छोड़ देता है। अब जनवू यहाँ पे फिर से हनोवा के शॉप में वापस आ गया था। वो देख पाता है कि हनोवा का बहुत सारे चोटें लगा था, तो देख के वो हनोवा के पास जाता है। तो हनोवा यहाँ पे जनवू को माफी मांगता है, बिकॉज क्लैन थे वो सबके सब मिलकर यहाँ पे हनोवा के शॉप के जितनी सारी चीजें थे वो सब कुछ लेके चले गए, एंड यहाँ पे जनवू ने जो जो मटेरियल दिया था एंड उसके साथ साथ जो चीजें उसने तैयार करने के लिए दी था वो सब कुछ वो लोग लेके चले गए। एंड यहाँ पे उसे भी नहीं पता कि वो कैसे जनवू को भी रिपे करेगा, बट यहाँ पे जनवू हनोवा को कहता है उसके शरीर के ऊपर ध्यान देने के लिए और उसको जितने सारे चोटें लगा था उन सबको ट्रीटमेंट करने के लिए। वो अभी की सब कुछ को संभाल लेगा। जो सुन के यहाँ पे हनोवा जनवू को पूछने लगता है कि वो अभी क्या करने वाला है। जनवू यहाँ पे कहता है कि वो उन सारे चीजों को वापस लेके आएगा जो उन लोगों ने हनोवा से लेके गया था। अब ये सुन के तो हनोवा बहुत ज्यादा डर जाता है। वो यहाँ पे कहता है कि ये जो क्लैंस थे ये बहुत ज्यादा पावरफुल क्लैंस है, यहाँ पे कोई भी कानून नहीं चलता। ये क्लैंस का पावर इतना ज्यादा है कि वो किसी भी प्लेयर को कभी भी मार सकते हैं। सो यहाँ पे अगर जनवू को उन सारे क्लैंस के साथ लड़ते लड़ते कुछ हो जाता है तो वो कभी भी यहाँ पे खुद को माफ नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वो जनवू को उन सारे लोगों के पास नहीं जाने देगा। बट तभी यहाँ पे जनवू हनोवा को कहता है कि उसे उतना ज्यादा फिक्र करने का जरूरत नहीं है। अब यही कहते ही हनोवा को फिर से जनवू के छोटे भाई का याद आ जाता है। अभी हनोवा यहाँ पे पागल जैसा हो जाता है। वो यहाँ पे सोच लेता है कि वो फिर से क्यों उस लड़के के बारे में इतना ज्यादा सोच रहा है। तभी हम लोग को जनवू को दिखाया जाता है जो
किलर का बाल पकड़ते हुए उस एरिया पे जा रहा था। अब यहाँ पे वो उस किलर का नाम पूछता है जिसका नाम था वॉलियट। अब यहाँ पे वो वॉलियट को वार्न कर देता है कि वो अगर उसे गलत लोकेशन पे लेके जाता है तो वो यहाँ पे यहीं पे उसे मार डालेगा। तभी हम लोग देख पाते कि वॉलियट यहाँ पे जनवू को लेके उस एरिया पे आ गया था। अब यहाँ पे जनवू सबसे पहले वॉलियट को उस प्लेस के अंदर घुसाता है। वहाँ पे जितने सारे मेंबर्स थे वो वॉलियट को यहाँ पे देख के हैरान हो जाते हैं। वो लोग पूछने लगते अभी वॉलियट यहाँ पे क्या कर रहा है। बट जब वो आदमी वॉलियट के सामने आके खड़ा होता है तभी जनवू उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी उनका जो लीडर था वो यहाँ पे उसके सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स को ऑर्डर देता है जनवू के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी जनवू उन सब के साथ फाइट करने लगता है। वो खुद के पावर से बाकी जितने सारे यहाँ पे मेंबर्स थे उन सबको मार देता है। यहाँ पे वो लोग भी सोचने लगते हैं कि एक अकेले पर्सन को वो नहीं मार पा रहा है। तभी जनवू यहाँ पे सबके सबको मारते मारते जा रहा था। वो खुद के ड्रैगन आई से देखता है कि इस बिल्डिंग के अंदर कितने सारे लोग हैं एंड यहाँ पे वो खुद की फुल पावर को यूज करते हुए उन सबको मारता रहता है। तभी वो खुद के ड्रैगन आई से देख पाता है कि यहाँ पे इस बिल्डिंग के नीचे एक सीक्रेट रूम है जहाँ पे एक पर्सन कुछ चीजों को कलेक्ट कर रहा था। ये देख के वो खुद के पावर को यूज करते हुए जो अंडरग्राउंड का दीवार है ऊपर वाला उस दीवार को ही तोड़ देता है। फिर वो देख पाता है कि इनका जो मेन बॉस था वो सारे के सारे ट्रेजर्स एंड आर्टिफैक्ट्स को लेके यहाँ से भागने का कोशिश कर रहा था। बट जनवू को देख के वो लीडर भी यहाँ पे डर जाता है। वो खुद के स्वॉर्ड को निकाल के जनवू के ऊपर अटैक करने जाता है। बट जनवू खुद के स्ट्रेंथ से ही उसके स्वॉर्ड को तोड़ के फिर खुद के डैगर के हेल्प से उस आदमी को भी वहीं पे मार देता है बेरहमी से। तभी जनवू यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को छोड़ दिया था। उनके अंदर एक को जनवू अभी ऑर्डर देता है नीचे आने के लिए अगर वो दोनों यहाँ पे जान से बचना चाहते हैं तो। अब जनवू के यहाँ पे जो बचे हुए मेंबर्स थे वो आके कॉफी देते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे एंड वो लोग जानते थे कि यहाँ पे अगर कोई भी गलत कदम वो लोग उठाते हैं तो जनवू से मार डालेगा। तभी जनवू उन दोनों के साथ नेगोशिएशन करने लगते हैं। वो यहाँ पे उन दोनों को कहता है कि वो सारे के सारे चीजें लौटा देने के लिए जो उन्होंने हनवा से लिया था एंड हनवा के दुकान का अभी जो हालत है वो सब उन लोगों को ही ठीक करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आज से अगर कोई भी क्लैंस हनवा को कोई भी परेशानी देता है तो उन लोगों को ही उन सारे लोगों को संभालना पड़ेगा। जो सुन के तो आदमी भी यहाँ पे डर जाता है। बट जनवू यहाँ पे असली बॉस था इसी वजह से यहाँ पे कुछ भी कह नहीं पाता। तो जनवू का जितने सारे बातें था उन सब के ऊपर एग्री कर लेता है। तभी जनवू कहता है कि वो लोगों ने अगर ये सारा का सारा काम जल्दी से जल्दी नहीं किया तो जनवू आके उन लोगों को भी मार देगा। जो सुन के तो वो आदमी और भी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके ये सारे काम को कंप्लीट कर देगा। तभी जनवू जितने सारे मटेरियल्स है वो सब कुछ को लेकर फिर से हनवा के पास आ जाता है। वो देख पाता है कि हनवा ने ऑलरेडी खुद के वुंड्स के ऊपर ट्रीटमेंट कर लिया है। हनवा जब जनवू को देखता है तो वो कहता है कि वो क्या करने के लिए गया था। तभी जनवू यहाँ पे सारा का सारा आइटम्स एंड चीजों को बाहर निकल के हनवा को दे देता है। हनवा जनवू को कहता है कि वो एक बहुत ज्यादा अलग किस्म का प्लेयर है। ऑफ कोर्स वो यहाँ पे हनवा का कोई भी बात नहीं मानेगा बट यहाँ पे वो जिंदा लौटा है यही हनवा के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी हमें पांते एंड इडोरा को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे थे। उनको पता चलता है कि जनवू अभी आउटर डिस्ट्रिक्ट में है। जो सुन के वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो यहाँ पे उस वेटर को पूछ लेते हैं कि अभी आउटर डिस्ट्रिक्ट में जनवू क्या कर रहा है। अभी वो वेटर भी कहता है कि यहाँ पे जनवू ने बहुत सारे ग्रुप के साथ अभी आउटर डिस्ट्रिक्ट में फाइट ले लिया है जिसकी वजह से उसका नाम अभी आउटर डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। जो सोचते हुए पांते तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बट यहाँ पे इडोरा सोचने लगता है कि जनवू अभी हनवा के पास जाके क्या कर रहा है। तभी हमें जनवू एंड हनवा को दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि हनवा का जो शॉप था वो अभी पूरी तरीके से ठीक हो गया था एंड यहाँ पे हनवा का शॉप पूरी तरीके से नया दिख रहा था। अब अंदर जाके भी हनवा देख पाता है कि उसका हर एक इक्विपमेंट्स एंड चीजों को लोगों ने ठीक कर दिया था इसकी वजह से वो अभी बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है। यहाँ पे जनवू कहता है कि ये सारे इक्विपमेंट्स उसको कैसा लगा, ये सारे उसके प्रीवियस इक्विपमेंट से भी और भी बेहतर है। तभी हनवा भी जनवू को कहता है कि ये सब काम करना शायद से उसके लिए एक ड्यूटी के टाइप से है बिकॉज जनवू ने यहाँ पे हनवा को एक कमीशन दिया था एंड उस कमीशन को अगर जनवू को जल्दी से जल्दी लेना है तो हनवा के लिए ये सब कुछ तो जनवू कर ही सकता है। सब कुछ कहते कहते जनवू यहाँ पे देख पाता है कि हनवा थोड़ा सा शर्मा रहा है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि जनवू यहाँ पे एक शॉर्ट को तैयार कर रहा है। जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से वो मेटलर्जी को सीखते सीखते जो स्मिथी का काम है वो सब को सीख रहा था उतना ही उसका जो ड्रैगन आई का प्रेसिशियंस है वो बढ़ रहा था। इसकी वजह से उसका जो स्ट्रेंथ था वो भी बढ़ रहा था। अभी वो छोटे से छोटे चीजों को भी खुद के ड्रैगन आई से अच्छे से देख पा रहा था। अब ऐसे ही करके काम करते करते वो बहुत ज्यादा थक जाता है बट वो देख पाता है कि यहाँ पे उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इस काम को करने की वजह से बढ़ गया है। तभी वो जब हनवा की तरफ देख रहा है तो वो देख पाता है कि वो एक पर्सन का डिटेल्स भी अभी देख पा रहा है। फिर वो सोचने लगता है कि मेटलर्जी के काम से उसका कंसंट्रेशन एंड पावर बढ़ रहा है जैसे ड्रैगन आई का ये तो समझ में आ रहा है बट अभी वो क्यों एक पर्सन का डिटेल्स भी देख पा रहा है। शायद से उसका ड्रैगन आई का मास्टरी वो जितना ज्यादा अच्छे तरीके से करेगा उतना ही डिटेल चीजें उसे देखने को मिलेगा। तो हनवा भी यहाँ पे महसूस कर पाता है कि जनवू उसकी तरफ देख रहा है। अभी वो गुस्से में जनवू को कहता है कि वो क्यों खुद का काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। अभी जनवू कहता है कि वो अभी काम कर रहा है। अब यहाँ पे जनवू खुद के दिमाग में सोचता है कि हनवा एक ऐसा टाइप का पर्सन है जिसको देख के उसे सिर्फ एक ही वर्ड याद आ रहा है वो है बैशफुल। हनवा एक बैशफुल पर्सन है। तभी जनवू यहाँ पे हनवा को बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस पूछ लेता है जो सुन के हनवा भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। यहाँ पे वो गुस्से में जनवू को कहता है कि वो क्यों यहाँ पे हनवा को देख के ये सब कुछ नहीं सीख रहा है। यहाँ पे इतना ज्यादा क्वेश्चंस वो क्यों जनवू को पूछ रहा है हनवा को। उसे क्या कमीशन का जो चीज है वो जल्दी से जल्दी नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे जनवू कहता है कि वो अगर इस चीज को ठीक तरीके से सीखना चाहता है तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देना हनवा के लिए जरूरी है। तभी यहाँ पे जनवू उसका तैयार किया हुआ शॉट को हनवा को दिखा देता है जो देख के पहली नजर पे हनवा तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो सोचने
लगता है कि ये तो एक प्रोफेशनल ब्लैक स्मिथ का तैयार किया हुआ स्वॉर्ड है। इसे देख के कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि 10 दिन पहले जनवू ने ब्लैक स्मिथिंग का जो टेक्निक था वो सब कुछ सीखना स्टार्ट किया था। इवन दो ये स्वॉर्ड में अभी भी बहुत सारे गलतियां आए, बट फिर भी जनवू ने 10 दिन के अंदर जो कर पाए वो बहुत बड़ी बात है। हनवा यहाँ पे जानता था कि जनवू एक क्विक लर्नर है, पर फिर भी इतनी जल्दी कोई एक स्वॉर्ड को तैयार करना सीख जाएगा ये सोचते ही हनवा सोचने लगता है कि जनवू असलियत पे है कौन। तभी हनवा जनवू को उसका स्वॉर्ड वापस देके कहता है कि ये एक डिसेंट स्वॉर्ड है, बट यहाँ पे जनवू इस स्वॉर्ड के ऊपर और भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स को कर सकता है, इसे और भी ज्यादा मन लगा के ये सब काम करना पड़ेगा। तभी जनवू भी यहाँ पे हनवा को पूछ लेते कि क्या वो एक तारीफ जनवू के ऊपर नहीं कर सकता। जो सुन के तो हनवा फिर से गुस्सा हो जाते। वो यहाँ पे जनवू को कहता है कि तारीफ करना या फिर ना करना ये हनवा डिसाइड करेगा, वो बोलने वाला कौन होता है। अब यहाँ पे वो दोनों थोड़ा बहुत झगड़ा कर ही रहे थे, अचानक से जनवू यहाँ पे महसूस कर पाता है कि उसके ऊपर एक खतरा आ रहा है। तभी वो हनवा को गार्ड करके उसको प्रोटेक्ट करता है। हम लोग देख पाते हैं कि उस शॉप में एक बहुत बड़ा धमाका होता है एंड उस धमाके से शॉप का जो दरवाजा था वो भी टूट गया था एंड वहाँ से पांथे आता है जो यहाँ पे जनवू को फिर से चैलेंज करता है। अब पांथे को देख के तो यहाँ पे जनवू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब यहाँ पे पांथे को देख के तो हनवा बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो यहाँ पे जनवू को पूछ लेता है कि वो इस लड़के को ऐसे ही छोड़ देगा। तभी हम लोग देख पाते कि पांथे एक कॉर्नर में बैठा हुआ है एंड उसके आंख में चोटे भी लगा हुआ था, जिससे हम लोग समझ पाते कि यहाँ पे जनवू ने उसे पीट दिया था। तभी यहाँ पे पांथे फिर से जनवू को रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसके साथ एक और फाइट लेने के लिए। वो यहाँ पे कहता है कि इस बार उसने पांथे को ऑफ गार्ड में पकड़ लिया था, इसी वजह से ये एज ए फाइट के हिसाब से काउंट नहीं होगा। फिर से जनवू के साथ फाइट करना चाहता है एंड अगली बार का जो फाइट होगा वो पांथे ही जीतेगा। अब हम लोग देख पाते कि यहाँ पे जनवू खुद के काम को मन लगा के कर रहा था, वो पांथे का एक भी बात नहीं सुनता, जो देख के पांथे यहाँ पे रो के बेग करने लगता है जनवू से कि वो उसका बात सुन ले। तभी यहाँ पे एडोरा हनवा के लिए एक टी बनाता है। यहाँ पे हनवा जब एडोरा का स्वॉर्ड देखता है तब से याद आता है कि ये स्वॉर्ड तो उसी ने बनाया। तभी एडोरा भी कहती है कि क्या सर हनवा को याद आया इस स्वॉर्ड के बारे में। हनवा भी तेरे दिमाग में सोचता है कि हाँ उसे याद आ गया, ये जो स्वॉर्ड है ये उसने छोटे से बच्चे के लिए बनाया था जो हमेशा हनवा को रिक्वेस्ट करता था उसके लिए एक स्वॉर्ड बनाने का। अल्टीमेटली हनवा ने उसके लिए इतना बढ़िया एक स्वॉर्ड बना के दिया था। और थोड़ा बहुत और सोचने के बाद हनवा को ये भी याद आता है कि वहाँ पे एक शैतान ब्रैड भी था जो हमेशा हनवा को परेशान करता था एंड उस ब्रैड को हनवा हमेशा पीट देता था गुस्से में। जब वो पांथे की तरफ देखता है तो वो समझ पाता है कि यहाँ पे पांथे ही वो ब्रैड है एंड यहाँ पे उन दोनों को इतना ज्यादा ग्रोन अप देख के वो लोग समझ पाते हैं कि वो दोनों तो साइज में बड़े हुए हैं बट फिर भी उन दोनों का जो एटीट्यूड था वो अब भी सेम है। तभी हनवा यहाँ पे फिर से जनवू को पूछ लेता है कि वो क्या पांथे को इसी तरीके से छोड़ देगा। अब यहाँ पे एडोरा भी कहता है कि जनवू इसी टाइप का पर्सन है। अब बहुत दिनों से यहाँ पे पांथे जनवू को रिक्वेस्ट कर रहा था एक डुएल के लिए। यहाँ पे हर टाइम पे पांथे को इस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए देख के हनवा भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो जाता है। वो यहाँ पे जनवू को पूछ लेता है कि क्या वो पांथे को एक फाइट नहीं दे सकता, वो इस डुएल को एक्सेप्ट कर ले। तभी यहाँ पे पांथे भी कहता है कि हाँ जनवू उसके इस डुएल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। तभी यहाँ पे जनवू कहता है कि उसने तो ऑलरेडी सरेंडर कर दिया था पांथे की इस रिक्वेस्ट का, तो यहाँ पे पांथे फिर से क्यों डुएल करना चाहता है एंड यहाँ पे जनवू अगर डुएल को एक्सेप्ट भी कर लेते तो उसे क्या फायदा मिलेगा। तभी यहाँ पे पांथे थोड़ा सा सोचने के बाद जनवू को कहता है कि जो भी इस डुएल को हारेगा वो हमेशा जीतने वाले का बात सुनेगा। ये कहने के बाद जनवू यहाँ पे कहता है कि क्या जो हारेगा वो जीतने वाले को हमेशा सर सर कह के भी पुकारेगा। तो ये सुन के पांथे भी एग्री हो जाता है। तभी जनवू भी यहाँ पे एग्री हो जाता है एक डुएल के लिए एंड वो दोनों तभी चले जाते हैं बाहर। हम लोग देख पाते हैं कि कुछ ही सेकंड बाद जनवू यहाँ पे सही सलामत लौट आया था, बट पांथे के ऊपर बहुत सारे चोटें था जो देख के हनवा तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो यहाँ पे सोचने लगती है कि हॉर्न ट्राइब का जो यंग मास्टर है वो ऐसे ही सेकंड के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से हार गया। यहाँ पे जनवू का स्ट्रेंथ कितना है। पांथे भी यहाँ पे खुद के दिमाग में सोचता है कि जब उन लोगों ने ट्यूटोरियल राउंड पे फाइट किया था तब जनवू के साथ उसका जो स्ट्रेंथ गैप था वो बहुत ज्यादा क्लोज था। यहाँ पे वो लोग इक्वल स्ट्रेंथ में थे, बट अभी जब उसने जनवू के साथ फाइट किया तो वो इतनी आसानी से हार गया। यहाँ पे जनवू ने खुद के स्ट्रेंथ को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना ज्यादा इंक्रीज कर लिया है ये सोचते हुए वो भी हैरान हो जाता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे पांथे बहुत ज्यादा ओबीडियंट हो गया था एंड हमेशा जनवू को सर सर कह के पुकार रहा था। यहाँ पे वो जब भी जनवू के साथ बात कर रहा था तभी वो सर कह के जनवू को एड्रेस करता था। तभी यहाँ पे पांथे जनवू को पूछ लेता है कि वो इस आउटर डिस्ट्रिक्ट में अभी क्यों स्टे कर रहा है। अब जनवू यहाँ पे ये क्वेश्चन को सुन के खुद के ही दिमाग में सोचता है कि उसे इस आउटर डिस्ट्रिक्ट में आने का एक बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है वो है एक की को हासिल करना जिसका नाम है हेडिस की। इसको हासिल करने के लिए यहाँ पे जो फर्स्ट 10 फ्लोर्स है उसको जनवू को बहुत ही जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे जनवू का जो छोटा भाई था वो जब यहाँ पे आया था तब उसने इन 10 फ्लोर को सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लिया था, जिसकी वजह से जनवू के छोटे भाई को भी हेडिस की मिला था। कोई भी पर्सन जितनी जल्दी ये बिगिनर स्टेज का 10 लेवल को कंप्लीट कर लेगा उसे ही सिर्फ हेडिस की मिल सकता है एंड अभी वो रिकॉर्ड होल्डर जनवू का छोटा भाई है। बट जनवू का छोटे भाई जब उस हेडिस की को मिला था तब उसे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था, बिकॉज वो जान पाता है कि ज़्यूस की था वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल स्टेज में ही मिलने वाला था। सो यहाँ पे जनवू का छोटा भाई सोचने लगता था कि वो अगर थोड़ा बहुत और ज्यादा हार्डली ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लेता तो उसको शायद से ओलंपस में जाने का मौका मिलता। बट फ्यूचर में जनवू के छोटे भाई को इसी तरीके से ये मौका हासिल हो गया था, बट स्टिल उसके पास अगर ये मौका थोड़ा अर्ली स्टेजेस में आता तो उसे और भी ज्यादा फायदा होता। इसी वजह से वो अभी हनवा के पास से जो गायस आई है उसको बनाना चाहता
जाता है, जो जनवू को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए। एंड यहाँ पे 10 डेज से कम दिन में और 10 फ्लोर को कंप्लीट करना जनवू के लिए उतना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बिकॉज जनवू के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है एंड उसके साथ साथ वो जानता है कि कौन से फ्लोर को कैसे कंप्लीट करना है। इसी वजह से वो उसके छोटे भाई का जो रिकॉर्ड है उसको भी बीट कर सकता है। तो जनवू भी यहाँ पे सोचता है कि ये जो काम वो कर रहा है वो शायद से एक भाई भाई का लड़ाई है एंड यहाँ पे जनवू खुद के छोटे भाई से हार नहीं सकता। अब हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे हनवा फिर से गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पे देख पाता है कि ये तीनों मिलके उसके शॉप में बहुत ज्यादा शरारत कर रहे थे। इन तीनों को देख के अचानक से हनवा को फिर से जनवू का छोटा भाई एंड आरटीआर ग्रुप का याद आ जाता है। जो सोचता है वो तेरे दिमाग में सोचता है कि वो क्या बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, वो फिर से क्यों उन बच्चों के बारे में सोच रहा है, बिकॉज उन जैसा टैलेंटेड बच्चा फिर से कभी इस शॉप में नहीं आ सकता। ऐसे आज हनवा बहुत ज्यादा थक गया, इसी वजह से वो उसके काम को यहीं पे रोक देता है। अब रात के टाइम पे हनवा खुद के शॉप को बंद करने ही जाता है, तभी उसके शॉप में एक पर्सन आता है। वो उस पर्सन को भी कहता है अभी यहाँ पे कोई शॉप को बंद कर रहा है, सो यहाँ पे कोई भी काम नहीं लिया जाएगा। वो पर्सन यहाँ पे हनवा को मास्टर कह के पुकारता है, जो देख के हनवा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब यहाँ पे जनवू तो खुद का स्किल्स को थोड़ा बहुत इधर उधर देख रहा था, तभी वहाँ पे पांथा एंड इरोरा आ जाते हैं। वो दोनों ही यहाँ पे आके जनवू के साथ बातें करने लगते हैं। वो तीनों ही यहाँ पे बात कर रहे थे एक दूसरे से। अभी अचानक से उन तीनों को एक आदमी का हार्ट महसूस होता है। तब वो तीनों ही यहाँ पे आदमी की तरफ देखता है, तो वो आदमी यहाँ पे जनवू को ग्रीट करता है और उसका परिचय देता है। अब यहाँ पे वो जो आदमी था वो जनवू को खुद के क्लैन पे ज्वाइन होने का एक ऑफर देता है। अब यहाँ पे जनवू उसके पास से वो लेटर ले लेता है। तभी लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे क्लैंस ने जनवू को ऑफर दिया था उसे क्लैन में ज्वाइन होने का, और उन सारे के सारे लेटर्स को अभी जनवू खुद के पास रख दिया था, बिकॉज इन द प्रेजेंट टाइम उसे कोई भी क्लैन में नहीं ज्वाइन होना था। अब ये देखे तो पांथे भी बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाता है जनवू से, बिकॉज उसको बहुत सारे क्लैन से ज्वाइन होने का ऑफर आया था। तभी जनवू यहाँ पे पांथे के साथ थोड़ा बहुत और बात कर पाता, उससे पहले वहाँ पे रेड कलर वाला आदमी आ जाता है। इसका नाम था बहाल। इसे देख के तो जनवू भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। अब ये जो बहाल है ये एक टाइम पे आरटीआर ग्रुप का ही मेंबर था, और बाद वाले टाइम पे जब आरटीआर ग्रुप डिसमेंटल हुआ तो बहाल खुद के गिल्ड को तैयार करके उसे लीड करने लगा। एंड ये एक हाई रैंकिंग प्लेयर है एंड इस टावर का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के अंदर एक है, जिसे देख के तो जनवू बहुत ज्यादा हैरान होकर सोचने लगता है कि ये आदमी अभी यहाँ पे क्या कर रहा है। अभी बहाल भी यहाँ पे जनवू को पहचान पाता है। वो कहता है कि वो वही प्लेयर है जो ट्यूटोरियल राउंड पे अभी टॉप रैंकिंग पे था। तभी बहाल एंड जनवू के अंदर आते स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे बहाल जनवू को कहता है कि क्या वो बहाल के टीम में ज्वाइन होना चाहेगा, बिकॉज इस टावर के अंदर अभी बाकी जितने सारे गिल्ड्स थे वो के स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से ऐसे जनवू के पास और भी बहुत सारे क्लैंस का रिक्वेस्ट आया होगा, और यहाँ पे बहाल स्पेशली उसे खुद के क्लैन में ज्वाइन होने का रिक्वेस्ट करता है। अब जनवू तो यहाँ पे समझ गया था कि इस टावर में फिर से एक वॉर छीनने वाला है, इसी वजह से सारे के सारे क्लैंस अभी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे जनवू का तो अभी मेन टारगेट था उन सारे के सारे लोगों को मारना जिन्होंने उसके भाई को धोखा दिया। इसी वजह से वो कोई भी क्लैन पे ज्वाइन होने का इंटरेस्ट नहीं रखता है। तो यहाँ पे बहाल को भी ये बात कह देता है कि वो अभी कोई भी क्लैन पे ज्वाइन नहीं होगा। तो उनके बहाल वहाँ पे जनवू के इस डिसीजन को रेस्पेक्ट करके वहाँ से चले जाने लगता है। तभी वो जनवू को कहता है कि शायद से उसका मास्टर यानी कि हनवा उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है। ये सुन के तो जनवू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी वो दौड़ दौड़ के हनवा के पास चला जाता है। वो देखता है कि हनवा वहाँ पे सही सलामत है, मतलब बहाल ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया था। तभी हनवा यहाँ पे जनवू को देख के कहता है कि उसने सही टाइम पे यहाँ पे आया है, बिकॉज जो सारे चीजें जनवू ने ऑर्डर किया था वो सब कुछ हनवा ने ऑलरेडी तैयार करके यहाँ पे रख दिया है। वो बक्से को खोल के जनवू देख पाता है कि यहाँ पे सारा का सारा आइटम्स रेडी है। तभी यहाँ पे जनवू हनवा को पूछ लेता है कि ये सब कुछ क्या है। तभी हनवा कहता है कि ये एक स्पेशल टाइप का क्लॉथ है जिसके ऊपर उसने आई ऑफ गाइस को तैयार किया है, जो और भी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा अगर जनवू इसे पहनता है तो। तभी यहाँ पे जनवू उस आई ऑफ गाइस को पहन लेता है। एक टाइप का कोट था, हम लोग देख पाते हैं कि उस कोट के ऊपर बहुत सारे आंखें बन जाता है। जब उसका ये पावर एक्टिवेट होता है तो हनवा भी यहाँ पे थोड़ा सा क्रीपी फील करने लगता है, बिकॉज हमेशा जब वो इस आइटम को बनाता था तब भी उसे ये क्रीपी फीलिंग आता था। हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे जनवू का जो सेंसेस था वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे जनवू का जो पावर था वो भी बढ़ जाता है एंड हाइटेन सेंसेस था वो सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। तो देख के तो जनवू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे हनवा उसके लिए एक और चीज बनाया था, वो था एक मास्क। यहाँ पे हनवा ने जनवू के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा मास्क तैयार किया था, जो जनवू के करंट मास्क से 1000 गुना बेहतर था। यहाँ पे वो उसके फेस को भी प्रोटेक्ट कर सकता था, उसके साथ साथ उसके फेस का जो सीक्रेट है वो भी वो प्रोटेक्ट कर सकता था। इसी वजह से हनवा ने यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लेके ही इस मास्क को तैयार किया है, जो सोच के जनवू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे वो भी इस मास्क को पहनने के लिए रेडी हो जाता है। अब हनवा यहाँ पे इतने दिनों से जनवू के साथ टाइम स्पेंड किया था, बट अभी तक हनवा को जनवू का नेम नहीं पता था। तभी वो जनवू को पूछ लेता है कि उसका नेम असलियत पे है क्या, बट यहाँ पे जनवू तो उसको खुद का असली नाम नहीं बता सकता। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। बट वो यहाँ पे खुद का जो अदर नेम है वो बताता है एंड यहाँ पे वो खुद को केन नाम से पुकारता है। अभी यहाँ पे हमें बहाल को फिर से दिखाया जाता है, जो खुद के गार्ड्स को सबऑर्डिनेट को कहता है कि वो लोग यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं, लोगों को उसने कितनी बार मना किया है इस तरीके से एक साइड में खड़े रहने के लिए। तभी बहाल का जो सबऑर्डिनेट है वो यहाँ पे बहाल को कह देता है कि उसके ऊपर बहुत सारे लोग अभी अटैक कर सकते हैं, इसी वजह से जो सेफ्टी है उसे ध्यान में रखते हुए ही वो लोग इस तरीके से खड़े हुए हैं। दिल्ली में बहाल का जो ये सेफ्टी
सेफ्टी है उसे ध्यान रखना उनका जिम्मेदारी है। बहाल का सबऑर्डिनेट यहाँ पे उनको पूछ लेता है कि यहाँ पे उसको लगता था कि जो प्लेयर को वो लोग ढूंढते हुए यहाँ पे आए वो शायद से उनके साथ ही जाएगा, वो कहाँ पे? बहाल यहाँ पे रिप्लाई करता है वो प्लेयर ने उनका जो ऑफर था उसे रिजेक्ट कर दिया है। जो सुन के बहाल उस प्लेयर को थोड़ा सा एरोगेंट कहता है, बट यहाँ पे बहाल कहता है कि ये उसका चॉइस है, अभी के लिए उसे यहीं पे छोड़ देना चाहिए। एंड वैसे भी यहाँ पे उन लोगों को उतना ज्यादा फिक्र करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज कोई भी टीम यहाँ पे उसको अप्रोच नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे बहाल एंड उसका टीम ऐसा होने नहीं देंगे एंड अल्टीमेटली जनवू को बहाल के टीम में ही ज्वाइन होना पड़ेगा। तो बहाल यहाँ पे खुद के सबऑर्डिनेट को पूछ लेता है कि वो अभी जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे आए थे वो क्या लोग कर रहे हैं। तभी यहाँ पे बहाल का जो सबऑर्डिनेट है वो कहता है कि हाँ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया एंड यहाँ पे बहुत सारे चीजों के बारे में उनको पता भी चला है। उनको ये पता चला कि लियोन्टे जो अभी असुरा शॉर्ट क्लैन का एक टॉप हायर्ड मेंबर है वो अभी एक लीड इन मेंबर में कन्वर्ट होना चाहता है। इसी वजह से उसने ट्यूटोरियल राउंड के दौरान पे ऐसा कुछ किया था उस राउंड पे जिससे बहुत सारे प्लेयर्स का मौत हुआ था। एंड यहाँ पे बहाल का सबऑर्डिनेट ये भी कहता है कि शायद से लियोन्टे वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट को तैयार करने का कोशिश कर रहा था जिसका नाम है फिलोसोफर स्टोन, इसमें असीम माना स्टोर करके रखा जा सकता है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो टावर है अगर कोई भी प्लेयर इसका किंग बनना चाहता है तो उसे प्रैक्टिकली बहुत सारे मैजिक पावर्स की जरूरत है, जिससे उसका फिजिकल पावर तो इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ जो मैजिकल एबिलिटीज है वो भी वो यूज कर पाएगा। यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ माना रिजर्व रहता है, कोई ह्यूमन के पास यहाँ पे ज्यादा माना रिजर्व रहता है तो कोई ह्यूमन के पास कम। इसी वजह से ह्यूमंस माना रिजर्व को बढ़ाने के लिए बहुत सारे एक्सटर्नल पोशंस आर्टिफैक्ट्स का यूज करता है। और जब यहाँ पे एक ह्यूमन उसके बॉडी के अंदर अनलिमिटेड माना को स्टोर करना चाहता है उसके लिए उसे बहुत सारे हायर लेवल का आर्टिफैक्ट्स का जरूरत होता है। बट कुछ ह्यूमंस यहाँ पे इस काम को इजीली करने के लिए जिंदा फ्लैश का यूज करते हैं, जिससे वो जिंदा बॉडी से कोई भी प्लेयर को मार के उसका जो सोल है उसे एब्जॉर्ब करके उसे माना में कन्वर्ट करके कोई चीज में स्टोर कर देते हैं। एंड यही सेम काम किया यहाँ पे लियोन्टे ने। अब बहाल भी ये सब कुछ सुन के लियोन्टे का जो प्लान था वो समझ पाता है। वो यहाँ पे कहता है कि थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स को मार के उनको सोल को एक साथ कैप्चर करना है, उसके बाद एक अनलिमिटेड माना सोर्स को तैयार करना है। ये सब कुछ तो उसने सिर्फ और सिर्फ फेरी टेल में ही सुना है, बट यहाँ पे लियोन्टे ने ये काम को रियलिटी में करने का कोशिश किया है। तभी यहाँ पे बहाल खुद के सबऑर्डिनेट को पूछ लेते हैं क्या उसे पता चला लियोन्टे का वेयरअबाउट्स। तो बहाल का सबऑर्डिनेट भी कहता है कि हाँ उसे पता चल गया है। लियोन्टे अभी के लिए जो ट्यूटोरियल राउंड है वहाँ पे गया है, उन सारे स्टेजेस को अभी वो करते हुए इसी स्टेज में आ रहा है, इसीलिए बहाल के टीम के साथ लियोन्टे का मुलाकात बहुत जल्दी होने वाला है। तभी लियोन्टे को पकड़ने के लिए यहाँ पे बहाल उसके सबऑर्डिनेट को कह देता है एंड कहता है कि उनका मेन गोल अभी सिर्फ दो ही है, सबसे पहले लियोन्टे को जिंदा पकड़ना एंड उसके बाद जो फिलोसोफर स्टोन है उसको उनके पास लेके आना। यहाँ पे अगर कोई ऐसा सिचुएशन तैयार होता है जिससे ये दोनों चीजों को ऑब्टेन करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाए तो फिलोसोफर स्टोन है वही उनके लिए मेन टारगेट होने वाला है, उसे ही उन लोगों को सबसे पहले ऑब्टेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहाल का सबऑर्डिनेट भी इस चीज पे एग्री हो जाता है। तभी हम लोग जनवू को देख पाते हैं जो के मार्क्स एंड बाकी सारे के सारे इक्विपमेंट्स को पहन लिया था। ये बहुत ज्यादा हायर क्वालिटी के बढ़िया इक्विपमेंट्स थे जिसको होनोवा ने जनवू के लिए बनाया था। अब रेडी होने के बाद जनवू यहाँ पे होनोवा को कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कब तक इस टावर पे स्टे करेगा, इस वजह से उसके साथ शायद से होनोवा का फिर से कभी मुलाकात नहीं हो सकता। होनोवा भी कहता है कि ये सब कुछ बताने का उसका फायदा क्या है, बिकॉज होनोवा पहले से ही जानता है कि जनवू टावर के अंदर जाने वाला है। यहाँ पे वो कब तक रहेगा ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है जनवू के काम के ऊपर। अब यहाँ पे जनवू होनोवा को कुछ बताने का कोशिश करता है बट वो बता नहीं पाता। वो यहाँ पे सोचता है कि क्या वो होनोवा को ये कह देगा कि ये उसके साथ होनोवा का आखिरी मुलाकात है। तब एक सैड फेस लेके जनवू होनोवा को थैंक यू कहता है उसके इस सर्विस के लिए। अभी हम लोग देख पाते हैं कि जनवू उस डोर के सामने पहुंच गया था जहाँ से वो उस फ्लोर में एंट्री ले सकता था। अब उस फ्लोर के गेट को वो ओपन करने ही जाता है तभी वहाँ पे पांथे एंड एडोरा आ जाता है। पांथे यहाँ पे जनवू को पूछ लेते कि वो अभी क्यों फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहता है। पांथे ने तो इतनी बार उससे रिक्वेस्ट किया था फर्स्ट फ्लोर में जाने का, तब तो जनवू ने पांथे का बात नहीं सुना था, अभी ही क्यों। अब यहाँ पे जनवू कहता है कि वो अभी क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये सब कुछ क्या वो उन दोनों को बताएगा। एंड यहाँ पे ऑलरेडी प्ले टाइम एंड हो चुका है, इसी वजह से उन लोगों को उनके अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। तभी यहाँ पे एडोरा जनवू को कहता है कि वो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले घुस सकते हैं, बट पांथे एंड एडोरा दोनों ही जनवू को फॉलो करेंगे। यहाँ पे जनवू इस चीज के लिए मना भी नहीं कर सकता बिकॉज ये उन दोनों का चॉइस है। अब जनवू इस डील में एग्री हो जाता है एंड उन दोनों को कहता है कि अगर वो दोनों जनवू के स्पीड को कैचअप नहीं कर पाते तो यहाँ पे जनवू का कोई भी गलती नहीं है, जनवू उन दोनों के लिए वेट नहीं करेगा। अब पांथे भी यहाँ पे कह देता है कि वो फ्रंट लाइन में रह के बाकी जितने सारे ओपोनेंट प्लेयर्स थे उन सबको डिस्ट्रॉय करेगा, सो यहाँ पे फाइटिंग का काम उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब एडोरा तो यहाँ पे खुद के भाई को कहता है इतना ज्यादा एरोगेंटली बिहेवियर ना करने के लिए, बिकॉज इससे अगली बार जब उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे एंटर हुआ था उस टाइम पे भाई ने कुछ ऐसा काम कर दिया था जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ एंड वो लोगों ने फर्स्ट फ्लोर को भी क्लियर नहीं कर पाए। गुस्से में तो यहाँ पे पांथे भी कहता है कि कोई भी यहाँ पे पहली बार फेल कर सकता है। यहाँ पे वो प्रॉमिस करता है कि वो सेकंड टाइम पे उसका जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज्यादा बेटर करेगा। अब इस वाले फर्स्ट फ्लोर का जो वेटिंग रूम है वहाँ पे जनवू एंटर करता है एंड यहाँ पे वो देख पाता है कि एक बहुत ही बढ़िया लैविश वेटिंग रूम है। यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स अभी वेट कर रहे थे इस राउंड को स्टार्ट होने का एंड यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि रफली 50 प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं इस रूम पे। जनवू के पीछे जितने सारे बाकी प्लेयर्स थे वो लोग पांथे एंड एडोरा को देख के कहने लगते कि वो लोग फिर से इस फ्लोर पे वापस आ चुके हैं, वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो जनवू को तो नहीं पता था कि यहाँ पे इन दोनों ने इससे पहले इस फ्लोर पे आके क्या किया है, वो जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्लेयर्स थे जो अभी जनवू को पहचानते थे बिकॉज उसका जो अचीवमेंट था वो सब कुछ टावर में बहुत ज्यादा फैल चुका था। वो लोग यहाँ पे कहने लगते
देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ऑर्क सिस्टर्स भी हैं, उसके साथ साथ ये मास्क पहना हुआ लड़का भी है। तो उन लोगों का चांसेस तभी खत्म हो चुका है इस राउंड को जीतने का। क्या वो लोग नेक्स्ट राउंड के लिए ट्राई करें? जनवू तो ये सब कुछ सुनकर थोड़ा सा खुश हो जाता है, बिकॉज वो यहाँ पे जितने कम प्लेयर्स रहेगा उतना ही जनवू के लिए बेटर होगा। एंड अभी के लिए जनवू को इस फ्लोर को क्लियर करके इससे कीज को कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके पास सबसे पहला वाला जो की था, इसको हम ज़्यूस की के नाम से पुकारते हैं, वो उसे ट्यूटोरियल राउंड में मिल गया था। एंड इन सारे के सारे फ्लोर्स, मतलब जो 10 फ्लोर्स है, उन सबको जनवू को 10 दिनों के अंदर अंदर ही क्लियर करना पड़ेगा, जिससे उसको हेडिस की भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो बिगिनर लेवल का की है, यही सबसे ज्यादा हार्ड है जनवू के लिए हासिल करना। बाकी जो रिमेनिंग कीज है वो ये बिगिनर फ्लोर्स के अंदर कहीं ना कहीं पे छुपा हुआ है। यहाँ पे कुछ स्पेशल टास्क करना पड़ता है, जिसके थ्रू प्लेयर्स को वो कीज ऐसे रिवॉर्ड की तरह मिलता है, या फिर वो कीज कोई ऐसे जगह पे छुपा हुआ है जिसको उस प्लेयर को ढूंढना पड़ेगा। एंड ये इतना ज्यादा हिडन प्लेस पे छुपा रहता है कि कोई प्लेयर सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पे कोई की है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे इस फ्लोर का मैनेजर आ गया है। वो यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तभी वो सब प्लेयर को कहता है कि यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जो सेकंड टाइम पे इस फ्लोर को क्लियर करने वाले हैं, या फिर ट्राई करने वाले हैं क्लियर करने का। सो उन सारे प्लेयर्स को यहाँ पे इस फ्लोर का रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे बहुत सारे नए प्लेयर्स भी है, इसी वजह से रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बताना तो जरूरी है। तभी वो एक क्लैप करता है, हम लोग देख पाते हैं कि सारे के सारे प्लेयर्स जो इस वेटिंग रूम में थे वो बहुत बड़े माउंटेन के एक साइड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी जो मैनेजर था वो यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स को उनका जो टास्क है वो डिस्क्राइब करता है। उनके स्क्रीन पे भी ये टास्क के बारे में सब कुछ डिटेल्ड वे पे लिखा हुआ था। अब मैनेजर यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे 2 टीम है, बाहर की एक साइड में एक टीम है एंड दूसरे साइड पे एक और, दोनों ही टीम में सेम प्लेयर्स अवेलेबल हैं। तो उसके साथ दोनों टीमों को ही यहाँ पे 5 ब्लू क्रिस्टल्स एंड 5 रेड क्रिस्टल्स दिया जाएगा। जनवू का जो टीम था उसे 5 ब्लू क्रिस्टल्स दिए जाने वाला था। यहाँ पे दोनों ही टीम के अंदर कोई एक टीम को सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ क्रिस्टल को कलेक्ट करना था एंड उनके क्रिस्टल को भी बचाना था। मतलब यहाँ पे ब्लू टीम है, उनका पास जो 5 ब्लू क्रिस्टल है उन सबको बचाते हुए रेड टीम से उनका जो 5 रेड क्रिस्टल्स है उन सबको लेना था। अब जिस टीम के पास सबसे ज्यादा क्रिस्टल रहेगा वही टीम यहाँ पे इस वाले फ्लोर को जीतेगा। अब जनवू तो ये सारे रूल्स को देख के समझ पाता है कि यहाँ पे ये वाला जो गेम है ये थोड़ा सा हार्ड है, बिकॉज यहाँ पे उसे खुद के नेगोशिएशन स्किल्स को भी यूज करना पड़ सकता है। यहाँ पे वो उसका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि उसके वे पे जितने सारे प्लेयर्स आएंगे उन सबको वो मार डालेगा। अभी इस फ्लोर का जो की है वो है हेरास की, एंड इस की को हासिल करने के लिए जनवू को 5 ब्लू क्रिस्टल्स एंड 5 रेड क्रिस्टल्स हासिल करना पड़ेगा। मतलब टोटल 10 क्रिस्टल्स ही उसे हासिल करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ऐसा भी रूल्स में लिखा हुआ है कि जो प्लेयर्स है वो कोई एक क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट अगर कोई भी क्रिस्टल यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है तो जनवू हेरास की को हासिल नहीं कर सकता, जो जनवू के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। बट वो यहाँ पे कुछ भी कर नहीं सकता इस रूल्स के बारे में। इसी वजह से जनवू को जितनी जल्दी हो सके बाकी सारे कीज को यहाँ पे क्रिस्टल्स को यहाँ पे ढूंढ के खुद के पास लेके आना पड़ेगा। तभी जो मैनेजर है वो यहाँ पे प्लेयर्स को पूछ लेते कि उनके अंदर कौन आके उनके टीम का 5 क्रिस्टल्स है वो लेगा। बाकी जितने सारे प्लेयर्स थे वो एक दूसरे के अंदर डिस्कस करने लग जाते हैं कि कौन यहाँ पे इन 5 क्रिस्टल्स को लेगा। तभी हम लोग देख पाते हैं कि एक प्लेयर यहाँ पे आके जो मैनेजर है उससे 5 क्रिस्टल्स को मांगता है। तभी वहाँ पे पांथे आ जाता है। पांथे यहाँ पे डायरेक्टली कहता है कि वो 5 क्रिस्टल्स को खुद के पास रखेगा। अब वो जो बंदा था वो यहाँ पे पांथे को कहता है कि ये सब कुछ के ऊपर झगड़ा करने का अभी उन लोगों को कोई जरूरत नहीं, बिकॉज बाद वाले टाइम पे कौन क्या क्रिस्टल रखेगा वो सब कुछ तो वो डिस्कस करके कर सकते हैं। बट पांथे यहाँ पे कहता है उसके पास ही 5 क्रिस्टल रहेगा, इसी वजह से वो मैनेजर के पास से 5 क्रिस्टल्स मांग लेता है। बाकी सारे लोग तो यहाँ पे पूछने लगते कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी यहाँ पे पांथे कहता है कि यहाँ पे बेटर नहीं रहेगा कि वही 5 क्रिस्टल को अकेले प्रोटेक्ट करे, या फिर उनके अंदर कोई यहाँ पे पांथे का जो ऑर्डर है उसको ओबे नहीं करेगा। कोई भी अगर ओबे नहीं करता तो वो डायरेक्टली पांथे के साथ फाइट कर सकता है। अब ये सुनकर तो वो प्लेयर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पे डायरेक्टली पांथे को कहता है कि उसका अंदर का कोई शर्म नाम का चीज नहीं है, बिकॉज इससे पहली बार जो राउंड हुआ था वहाँ पे पांथे की वजह से ही उनके पास जितने सारे क्रिस्टल थे वो सब के सब टूट गए थे। पांथे का सेल्फिशनेस की वजह से ही उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था उस फाइट में, खुद के ही स्ट्रेंथ से उन सारे क्रिस्टल्स को तोड़ दिया था। एंड बाकी जितने सारे प्लेयर्स थे वो भी यहाँ पे एग्री होते हैं एंड वो लोग नहीं चाहते पांथे के पास 5 क्रिस्टल थे वो रहे। अब यहाँ पे जनवू भी समझ पाता है कि इससे पहला जो राउंड हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था। असलियत पे पांथे ने यहाँ पे खुद के पास 5 क्रिस्टल्स को रखा था, बट उसने एक्टिवली जो फाइट है उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से उसके खुद के ही ब्रूट स्ट्रेंथ की वजह से वो सारे के सारे क्रिस्टल्स टूट गया। इसी वजह से बाकी जितने सारे प्लेयर्स थे वो इन दोनों सिबलिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब पांथे तो यहाँ पे गुस्से में उन लोगों को कह देता है कि सो व्हाट, यहाँ पे अगर किसी को पांथे के इस डिसीजन से प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे आके पांथे से फाइट कर सकता है। बट हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे सारे लोग पांथे का जो स्ट्रेंथ है उससे बहुत ज्यादा डर रहे थे, इसी वजह से कोई भी फाइट करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। अब यहाँ पे जो मैनेजर थे वो पांथे के हाथ में 5 क्रिस्टल्स है वो सब कुछ दे देते हैं, उसको गुड लक भी कहते हैं। अब 5 क्रिस्टल्स मिलने के बाद पांथे तो बहुत ज्यादा खुश था, बट तभी पांथे के पीछे से जनवू आता है एंड उन 5 क्रिस्टल्स को पांथे के पास से ले लेता है। अभी हम लोगों को फिर से वो मैनेजर को दिखाया जाता है जो के प्लेस में फिर से वापस चले गए थे। वो यहाँ पे खुद के सीनियर मैनेजर मतलब वही गॉब्लिन मैनेजर
मैनेजर के साथ बात कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करके कहते कि क्या यहाँ पे उसे जो नया नोवाइस प्लेयर है उसके अंदर कुछ खास चीज लगा। तो जो ये फर्स्ट फ्लोर के मैनेजर है उसने कहा कि नहीं, यहाँ पे उसे कोई भी खास चीज नोटिस नहीं हुआ। इवन दो ये जो प्लेयर है ये बाकी सारे प्लेयर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी वो है तो एक नोवाइस प्लेयर ही। तभी यहाँ पे सीनियर मैनेजर है, मतलब वो गॉब्लिन मैनेजर, वो उस वाले मैनेजर से एक बेट लगाता है। वो मैनेजर भी यहाँ पे पूछ लेते कि कौन सा बेट। तो गॉब्लिन मैनेजर कहता है कि यहाँ पे अगर इस फ्लोर पे जनवू कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके दिखाता है तो ये बेट वो मैनेजर जीतेगा। तो इसी बात पे फर्स्ट फ्लोर के मैनेजर थे वो भी कह देते कि हाँ ठीक है, यहाँ पे जनवू कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं करेगा। वो इस बात के ऊपर बेट लगाता है। अभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैरान थे, बिकॉज पांथे ने यहाँ पे मास्क पहने हुए प्लेयर को सर कह के पुकारा था। वो लोग भी सोचने लगते हैं कि इस फ्लोर से बाहर निकलने के बाद पांथे के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे उसने इस लड़के को अभी सर कहना स्टार्ट कर दिया है। पांथे तो यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा होता है, बिकॉज जनवू ने उसके पास से सारे के सारे क्रिस्टल्स को ले लिया था। इसी वजह से पांथे का टाइमलाइट में आना अभी इम्पॉसिबल है। अभी यहाँ पे एडोरा जनवू को पूछ लेता है कि अभी उनको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे जनवू एडोरा को ऑर्डर करता है कि ये जो एरिया है इसको 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, जिस ऑर्डर को एडोरा भी मान लेती है। तभी जनवू हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे अगर दोनों टीम एक दूसरे के साथ फाइट करना चाहते हैं तो उनके पास 2 ही रास्ते हैं। सबसे पहला ये ब्रिज जो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है एंड इसको बहुत ज्यादा संभाल के प्लेयर्स को चढ़ के आना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। एंड इस ब्रिज के ऊपर अगर कोई भी फाइट करता है तो ये ब्रिज वहीं पे टूट जा सकता है। दूसरा वे है मैजिक को यूज करके, बट इतना बड़ा एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक प्लेयर को बहुत लंबे टाइम तक फ्लाइंग मैजिक को यूज करना पड़ेगा। इसके लिए उनको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। इसी वजह से ये काम भी बहुत सारे प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो जो लास्ट फाइट का प्लेस है वो इसी ब्रिज के ऊपर है। इसी वजह से जनवू यहाँ पे डिसाइड करता है कि एस्केपिंग रूट है उसको ही तबाह कर देने का। हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स जनवू के पास आ रहा था। जनवू यहाँ पे खुद के शॉट का जो पावर है उसे अनलिश करके जो ब्रिज होता है उसे ही तोड़ देता है। बाकी जितने सारे प्लेयर्स ब्रिज में थे उन सब को खाई में गिरा देता है। तभी जनवू ब्रिज के इस पार से जंप करके एनिमी के साइड में चला जाता है। तो उसे देखते हुए कि सारे एनिमीज तो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वो लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ पे क्या ये लड़का पागल हो चुका है। तभी वो खुद के हर एक मेंबर्स को शील्ड एक्टिवेट करने के लिए कहता है। जनवू तो यहाँ पे खुद के शॉट का पावर को यूज करते हुए उन सबको मार रहा था। यहाँ पे वो खुद के शॉट का फुल पावर को अनलिश करता है, जिसकी वजह से एक ही स्ट्राइक से बहुत बड़ा पावरफुल एनर्जी निकलता है उस शॉट से। एंड उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि सारे के सारे प्लेयर्स ओपोनेंट टीम के मारे गए थे। फिर जनवू खुद का जो गाइस आई है एंड हाइड एंड स्केल ये सब कुछ को यूज करके बाकी जो 5 रेड क्रिस्टल्स थे उन सबको भी लोकेट कर पाता है। तो जनवू के पास 5 ब्लू क्रिस्टल्स एंड 5 रेड क्रिस्टल्स था। वो उन सबको कलेक्ट करने के बाद उन सबको क्रश कर देता है, जिसके बाद राउंड यहीं पे खत्म होता है। एंड जनवू को एज ए रिवॉर्ड के तौर पे 10 की भी मिल जाता है, जिसके बाद जनवू के पास 2 कीज आ गया था। अभी हम लोग को बताया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ही एंड हुआ था। यहाँ पे जनवू ने इस फ्लोर को क्लियर कर दिया एंड इस टावर पे ये आज तक के हिस्ट्री का सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट राउंड है। अभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे जनवू को टोटल ऑफ 50,000 पॉइंट्स मिला था इस स्टेज को इतनी जल्दी क्लियर करने की वजह से। एंड यहाँ पे बाकी जितने सारे प्लेयर्स थे उनको एक भी कारमा पॉइंट नहीं मिला था। अब यहाँ पे फिर से जनवू के सामने वही नोटिस आता है कि वो क्या यहाँ पे लीडर बोर्ड पे खुद का नाम लिखाना चाहता है, बट ऑफ कोर्स जनवू फिर से यहाँ पे डिक्लाइन कर देता है। अब जो मैनेजर थे यहाँ पे जनवू के इस परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो यहाँ पे कहता है कि जनवू ने जो काम आज करके दिखाया वो आज से पहले किसी ने नहीं किया है। आज जनवू ने जो काम किया है उससे जनवू ने एक रिकॉर्ड को सेट कर दिया है। अब ये फर्स्ट फ्लोर का मैनेजर भी यहाँ पे सोचने लगता है कि उसने सीनियर के साथ जब बेट किया था उससे ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं हुआ है, बट इतनी जल्दी से भी नहीं लगा था कि ये राउंड खत्म हो जाएगा। लूजिंग बेट थोड़ा सा एनोइंग तो है, बट फिर भी यहाँ पे एक चीज ये मैनेजर भी जानता है कि जनवू ने अभी जो काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ लक एंड फ्लूक की वजह से ही नहीं हुआ है। जनवू यहाँ पे स्टेज के बारे में अच्छे तरीके से जानता था एंड उसके साथ साथ उसने यहाँ से जो अथेना की था वो भी हासिल कर लिया था। यहाँ पे शायद से जनवू को ये भी पता है कि कैसे ओलंपस में घुसना है। तभी यहाँ पे मैनेजर जनवू को पूछ लेता है कि क्या उसे अभी इस रिवॉर्ड का जरूरत है, बट जनवू यहाँ पे मना कर देता है मैनेजर को रिवॉर्ड देने से, बिकॉज वो का जितने सारे रिवॉर्ड है वो ये जो पूरा का पूरा 10th स्टेज है वो सब कुछ क्लियर करने के बाद ही लेगा। ये सुन के तो मैनेजर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते कि जनवू अगर इसी स्पीड से हर एक स्टेज में ऐसे ही रिकॉर्ड बनाता गया तो अल्टीमेटली उसके पास जो रिवॉर्ड आएगा वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट या फिर वेपन होने वाला है, जो देखने के लिए मैनेजर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो यहाँ पे सोचता है कि जनवू अभी क्या करने वाला है। अब यहाँ पे मैनेजर भी जनवू के इस डिसीजन पे एग्री हो जाता है। फिर हम लोग देख पाते कि बाकी जितने सारे प्लेयर्स थे वो तो अभी इस फ्लोर पे नहीं जाना चाहते थे, बिकॉज उनके पास एक भी कर्मा पॉइंट नहीं था। तो अभी वो इस फ्लोर से ही वापस लौट जाते हैं एंड वो लोग गिव अप कर लेते हैं। तभी यहाँ पे मैनेजर तीनों को पूछ लेता है कि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ वो तीनों ही बचे हुए हैं, क्या वो तीनों अभी इस फ्लोर पे जाना चाहते हैं? तो वो तीनों ही यहाँ पे एग्री हो जाते हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं कि मैनेजर उन तीनों को लेके इस फ्लोर पे चला गया है। अब नेक्स्ट फ्लोर पे आते ही जनवू यहाँ पे पांथे एंड एडोरा को ऑन कर देता है कि यहाँ पे जनवू सारा का सारा फाइट अकेले करना चाहता है एंड यहाँ पे एडोरा एंड पांथे को एक भी कर्मा पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से वो लोग अब भी चाहे तो इस जगह से वापस लौट सकते हैं। बट यहाँ पे पांथे कहता है कि वो लड़ने के लिए नहीं आए, वो सिर्फ देखने आए कि सर केन अभी कितने दूर तक स्टेजेस को क्लियर कर पाते हैं इसी स्पीड से। वो इसमें ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अभी जनवू यहाँ पे एक सोलो
स्टेज को क्वेस्ट करता है। अब यहाँ पे जो वुल्फ मॉन्स्टर टाइप का एक मैनेजर आ जाता है, तो यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करके कहता है कि वो स्टेज 3 का मैनेजर है। तभी वो यहाँ पे जनवू को पूछ लेता है कि क्या वो अभी स्टेज को स्टार्ट करना चाहता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। अब जनवू भी यहाँ पे कहते हैं कि जितना ज्यादा डेंजर होगा उतना ही अच्छा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, इसी वजह से वो अभी स्टार्ट करेगा। तो ये मैनेजर भी यहाँ पे जनवू के रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए स्टेज का जो क्वेस्ट है उसे स्टार्ट कर देता है। एंड यहाँ पे मैनेजर ने सारपांथे एंड इरोडा को इस बैटल ग्राउंड में घुसने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन दे दिया है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पे जनवू को बहुत सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना पड़ेगा, बट ये जो फाइट है ये जनवू के लिए कुछ नया फाइट नहीं है, बिकॉज उसने ऑलरेडी ट्यूटोरियल राउंड पे इस जैसा ही एक फाइट को कंप्लीट करके आया। इसी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि वो बहुत ही आसानी से खुद के पावर को यूज करते हुए इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है एंड फिर वो इस फ्लोर से भी की को हासिल कर लेता है। फिर हम लोग देख पाते हैं कि जनवू नेक्स्ट फ्लोर पे जाने का रिक्वेस्ट करता है। ये जो नेक्स्ट फ्लोर था यहाँ पे एक वॉर चल रहा था, जिस वॉर को जनवू को रोकना था। यहाँ पे भी जनवू एक सोलो स्टेज का रिक्वेस्ट करता है। फिर जनवू बहुत ही जल्दी सारे के सारे सोल्जर्स को भी मारने लगता है। अब ये सब कुछ तो देख के बाकी जितने सारे मैनेजर्स थे वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग देख पाते कि जनवू ने सिर्फ और सिर्फ 12 आवर 20 मिनट्स के अंदर अंदर ही ये स्टेज को भी क्लियर कर दिया था। यहाँ पे एक मैनेजर ये भी कहता है कि आर्टिया ने इवन दो यहाँ पे इस जैसा एक रिकॉर्ड को सेट किया था, बट फिर भी आर्टिया तो एक टीम था, बट यहाँ पे ये जो लड़का ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगुलर पर्सन है, तो वो कैसे इतनी जल्दी ये सारे फ्लोर्स को क्लियर कर पा रहा है। अभी हम लोग देख पाते कि जो ट्यूटोरियल राउंड के मैनेजर थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। वो हर एक बेट को बाकी सारे मैनेजर से जीत रहे थे एंड यहाँ पे वो सर केन को शुक्रिया अदा करते बिकॉज आज उनके ही वजह से इस मैनेजर को इतना ज्यादा प्रॉफिट मिला था। अभी ऐसे ही करते करते जनवू 9th फ्लोर तक पहुंच जाता है। अब ये एक लावा फ्लोर था, यहाँ पे जनवू को एक लावा मॉन्स्टर को डिफीट करना था। अब जनवू यहाँ पे इस लावा मॉन्स्टर को देख के समझ पाता है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो पांथे एंड इरोडा को सबसे पहले इस लावा मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। फिर वो दोनों जब अटैक कर देते हैं उसके बाद जनवू यहाँ पे इस लावा मॉन्स्टर के सिर पे अटैक करके इस लावा मॉन्स्टर को मार देता है एंड यहाँ पे उसे 9th फ्लोर का भी जो की था वो भी हासिल हो गया था, जो लावा मॉन्स्टर के सिर पे छुपा हुआ था। अभी जनवू के पास टोटल ऑफ 10 कीज आ चुका है ज़्यूस की को मिला के। अभी उसे सिर्फ और सिर्फ 2 की को ढूंढना है। के अंदर जो एक की है वो है हेडिस की, जिसको वो अगर ये बिगिनिंग स्टेज को एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर एंड करता है तो वो भी उसे मिल जाएगा। एंड उसके बाद है हर्मिस की, जो उसे 10th फ्लोर को क्लियर करने के बाद मिलेगा। अगर ऐसा ही बात है तो जनवू इस बिगिनिंग स्टेज को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता है। अब ये जो 9th फ्लोर था इसे क्लियर करने के बाद जनवू को मैसेज में लिखा हुआ आता है कि उसे अभी जो 10th फ्लोर है उसे अकेले में क्लियर करना पड़ेगा। इसी वजह से जनवू यहाँ पे पांथे को पूछ लेता है कि इसका जो नेक्स्ट फ्लोर है इसमें क्या वो दोनों फॉल बिहाइंड तो नहीं कर जाएंगे, बिकॉज इतनी देर तक उन दोनों ने यहाँ पे जनवू को फॉलो किया है। पांथे या फिर कॉन्फिडेंटली कहता है कि नहीं, वो लोग तो फॉल बिहाइंड नहीं करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा जरूर हो सकता है कि वो दोनों जनवू से पहले फ्लोर को क्लियर कर दे। तो जनवू भी ये देख के खुश हो जाता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो सिस्टम था वो जनवू को नेक्स्ट फ्लोर पे टेलीपोर्ट कर दिया है। अब जनवू का आंख एक व्हाइट कलर के रूम के अंदर खुलता है, जहाँ पे जनवू के आसपास में कोई भी चीज नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक सफेद लाइट था। अब इस रूम को देख के जनवू समझ पाता है क्यों इस फ्लोर को सबसे ज्यादा हार्डेस्ट फ्लोर कहा जाता है बिगिनिंग लेवल पे। 10th फ्लोर का जो डिफिकल्टी है ये बाकी सारे के सारे फ्लोर को डिफिकल्टी को एक्सीड कर जाता है। इसी वजह से मैक्सिमम प्लेयर्स फर्स्ट फ्लोर के बाद इस फ्लोर पे आके फेल होते हैं। अब यहाँ पे जनवू के भाई ने भी जब इस फ्लोर को कंप्लीट किया था तब उसने भी खुद के एक्सपीरियंस से कहा था जनवू को कि ये फ्लोर बहुत ज्यादा हार्ड है, बिकॉज सिस्टम यहाँ पे सारे के सारे चीजों को प्लेयर से ले लेता है, उसके फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड बाकी सब कुछ। यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को परखा जाता है। यहाँ पे जब उसने आर्टिया ग्रुप को लेके आ रहा था तब बिगिनिंग फ्लोर्स के बाकी जितने सारे फ्लोर्स को क्लियर करने में आर्टिया ग्रुप मेंबर्स यहाँ पे हेल्प किए थे। इसी वजह से वो लोग एक नए नए रिकॉर्ड्स को सेट किए जा रहे थे, बट जब वो 10th फ्लोर पे आए तब उनको अचानक से एक बहुत बड़े एंड मजबूत दीवार का सामना करना पड़ा था। इसी वजह से मैक्सिमम लोग यही फ्लोर पे आके फेल हो गए, बिकॉज जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है वो फिजिकल ट्रॉमा से भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है। बट ये सब चीजें जनवू के ऊपर काम नहीं करने वाला, बिकॉज वो तो ऑलरेडी एक सोलो प्लेयर है। इसी वजह से वो खुद के आंख को बंद करके फिर ISI को यूज करता है। हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे जनवू का जो सेंसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो यहाँ पे एक डोर को ढूंढ रहा था, तभी उसे महसूस होता है उस डोर को। वो खुद के पावर को यूज करते हुए उस डोर को भी डिस्कवर कर लेता है बहुत ही ज्यादा आसानी से, एंड उसे जो आखिरी की था वो भी मिल जाता है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ये जो बिगिनिंग लेवल था ये सब कुछ का जो क्विज था वो जनवू कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पे जो लीडर बोर्ड आता है वहाँ पे जनवू का जो छोटा भाई था उसका भी नाम था। जनवू ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो यहाँ पे खुद के नाम को लिखने से रिजेक्ट कर देता है। तभी वो उसका जो आखिरी की हेडिस की था वो भी कलेक्ट कर लेता है। फिर वो इन सारे के सारे कीज को कंबाइन करके ओलंपस को खोलने वाला की को तैयार कर लेता है। अब यहाँ पे ओलंपस से जनवू को सिर्फ और सिर्फ 2 ही आइटम चाहिए था। आइदर वो ज़्यूस का जो एस्ट्रेप था उसे चूज करने वाला था या फिर एथेना का शील्ड। ये दोनों ही वेल नोन एंड बहुत ज्यादा पावरफुल आइटम्स है। तभी जनवू के सामने एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का गेट ओपन होता है। यही था ओलंपस को एंट्री मिलने वाला गेट। यहाँ पे जनवू उस की के यूज से इस गेट को ओपन कर लेता है। अब यहाँ पे ओलंपस के अंदर घुसने के बाद जनवू को दिखाई देता है कि यहाँ पे कुर्सी में कोई बैठा हुआ है, एंड ये था हार्मेस, जिसको ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ऑफ मैसेंजर भी कहा जाता है। अब हार्मेस एक बहुत ज्यादा पावरफुल गॉड था जो एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड पे जा सकता था। इसी वजह से हार्मेस हमेशा मॉर्टल्स के ऊपर बहुत ज्यादा नजर
नजर रखता था। अब जनवू को देख के हार्मिस बहुत ज्यादा इंप्रेस था। वो यहाँ पे जनवू को देख के समझ पाता है कि क्यों सारे के सारे गार्डियंस यहाँ पे इतने ज्यादा परेशान हो गए थे। उन लोग ने बहुत सारे ऐसे मॉडल्स को देखा था जो यहाँ पे आके ट्रेजर को कलेक्ट किया है, बट जनवू जैसा कोई भी मॉडल उसने अब तक यहाँ पे आते हुए नहीं देखा है। तभी जनवू यहाँ पे हार्मिस को रिक्वेस्ट करता है ट्रेजर रूम का जो दरवाजा है उसे खोल देने के लिए। तभी हार्मिस यहाँ पे जनवू को कहता है कि वो थोड़ा सा इम्पेशेंट लड़का है, बट वो यहाँ पे जनवू के लिए ट्रेजर रूम है उसका दरवाजा भी खोल देता है। अब जनवू तो उस ट्रेजर रूम को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे गोल्डन कलर के आर्टिफैक्ट्स, ट्रेजर्स, आइटम, बहुत सारे वैल्यूएबल चीजें था। अब जनवू यहाँ पे ट्रेजर रूम के अंदर जाने ही लगता है, बट तभी हार्मिस उसको रोक के जनवू से एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि ये थोड़ा सा शर्मनाक चीज है एक गॉड को मॉडल से इस तरीके से पूछना, बट यहाँ पे हार्मिस जनवू को रिक्वेस्ट करता है उसके ये जो 2 आइटम्स है उनके अंदर कोई भी आइटम को चूज कर लेने का। इसके बाद हार्मिस उसे उसका एक एपोस्टाइल भी बना देगा। हार्मिस का ये जो 2 वेपन्स है ये पूरे के पूरे ओलंपस में वन ऑफ द बेस्ट 2 वेपन्स है। ये जो एपोस्टाइल है ये है असलियत पे गॉड्स का जो राइट हैंड मैन है उन सबको कहा जाता है। जो भी यहाँ पे भी गॉड का एपोस्टाइल बनता है उसके पास बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस पावर आ जाता है, एंड यहाँ पे वो गॉड खुद का पावर को उस ह्यूमन बीइंग के साथ शेयर करता है, जिसके वजह से वो इस टावर का एक लीडर भी बन सकता है फ्यूचर वाले टाइम पे। अब ये ऑफर तो जनवू के लिए बहुत ज्यादा टेम्पटिंग था, बिकॉज ज़्यूस का एस्ट्रेप से भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज तो हार्मिस के पास से उसका कोई एक वेपन एंड ये एस्ट्रेप टाइटल लेना था। बट ऑफ कोर्स जनवू इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, बिकॉज वो किसी के साथ भी यहाँ पे उसके लाइफ को बांध के नहीं रख सकता। हार्मिस भी यहाँ पे समझ पाता है कि जनवू कौन से वे को चूज किया है, एंड वो यहाँ पे जनवू को कहता है उस वे पे चलने के लिए। ये सब चीजों को सुन के जनवू भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है एंड कहने लगता है कि कौन सा वे का बात यहाँ पे हार्मिस कह रहा है। बट तभी वो यहाँ पे ट्रेजर रूम के अंदर चलने लगता है। यहाँ पे रखा हुआ जितने सारे बाहर के ट्रेजर्स थे वो जनवू को पुकार रहा था। वो लोग कहते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेजर्स हैं, यहाँ पे जनवू को उन सारे ट्रेजर्स को चूज करना चाहिए, बट जनवू के लिए ये सब टेम्पटिंग भी काम में नहीं आता। वो मेन रूम पे घुस जाता है। अब उस वाले मेन रूम पे जो मोस्ट पावरफुल ओलंपस के गॉड्स थे, मतलब ज़्यूस, हेडेस, पोसाइडन एंड इन सारे के सारे गॉड्स का जो वेपन था वो सब कुछ रखा गया था। तभी जनवू एक पिक्चर की तरफ देख के कहता है कि उसे वो चीज मिल गया है। अब यहाँ पे जनवू को एथेना शील्ड मिल गया था। अब इस शील्ड को एक बार देख के ही जनवू इसे पहचान गया था। अब जनवू खुद के रिवॉर्ड के हिसाब से इस शील्ड को एक्सेप्ट कर नहीं चाहता है, बट तभी उसे याद आता है ज़्यूस के एस्ट्रैप के बारे में। वो यहाँ पे इधर उधर ढूंढने लगता है कहाँ पे ज़्यूस का एस्ट्रैप है, बट उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। बट तभी उसका जो वॉच था वो थोड़ा बहुत हरकतें करने लगता है, एंड वो जब खुद के वॉच को ओपन करके उसको देखता है तो वो देख पाता है कि उस वॉच का एक तरीके की तरफ जनवू को जाने के लिए कहता है। जनवू जब उस तरफ देखता है तो वो देख पाता है कि वहाँ पे एक ज़्यूस का पिक्चर था, एंड उस पिक्चर के पास जाके उसे धक्का देने के बाद ही वो जनवू को एक डोर मिलता है। जो उस डोर को ओपन करने के बाद जनवू एक रूम पे पहुंचता है, वहाँ पे उसे मिलता है ज़्यूस का एस्ट्रैप। ऑफ कोर्स इस एस्ट्रैप को देख के ही जनवू पहचान लिया था ये कौन सा वेपन है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स ज़्यूस ने एस्ट्रैप के हेल्प से ही खुद के फादर क्रोनोस एंड बाकी जितने सारे टाइटन्स थे उन सबको हराया था। तो इस एस्ट्रैप का पावर बाकी सारे के सारे जो आइटम्स एंड ट्रेजर्स थे उन सबसे बहुत ज्यादा था। तो अभी जनवू इस एस्ट्रैप को खुद के रिवॉर्ड के हिसाब से चूज करता है। बट जनवू जब इस एस्ट्रैप को खुद के हाथों में पकड़ता है तो वो देख पाता है कि एस्ट्रैप शैटर हो चुका है, जो देख के ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं यहाँ पे असलियत पे हुआ क्या, एस्ट्रैप इस तरीके से कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि गोल्डन कलर का एनर्जी आके जनवू का जो हाथ है उसे कवर कर लेता है, उसके हाथ में एक ब्रेसलेट टाइप का आ जाता है। तो जनवू को तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बट तभी उसे हार्मिस का बातों को याद आता है। वो यहाँ पे सोचने लगता है कि हार्मिस की बातों से क्या ये सब कुछ का कोई रिलेशन है, सब कुछ एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड चीज उसके साथ हुआ है। ऑफ कोर्स जनवू के लिए अभी डिसअपॉइंटमेंट करने का टाइम नहीं है। वो यहाँ पे ये ढूंढना चाहता है कि एस्ट्रैप को यहाँ पे असलियत पे हुआ क्या है। जब वो खुद के हाथ में लगा हुआ इस पूरे के पूरे ब्रेसलेट को चेक करता है तो वो देख पाता है यहाँ पे इस ब्रेसलेट का नाम दिया गया था ब्लैक किंग्स ब्रेसलेट। अब ये ब्लैक किंग का नाम जनवू पहली बार सुना था, इवन उसके भाई ने भी कभी उसके जर्नल पे ब्लैक किंग के बारे में मेंशन नहीं किया था। तो इस ब्रेसलेट में जितना सब कुछ लिखा था उससे जनवू को ये तो पता चलता है कि ब्लैक किंग अकेशिया स्नेक के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप है। तो उसे याद था कि अकेशिया स्नेक खुद के मास्टर को ढूंढ रहा था, एंड उसी के इंतजार में यहाँ पे अकेशिया स्नेक ने उस ब्लैक कलर के ब्रेसलेट को प्रोटेक्ट किया था। एंड यहाँ पे जो मास्टर था वो शायद से ये ब्लैक किंग ही है, एंड शायद से यहाँ पे ब्लैक किंग को भी उसके जो सबऑर्डिनेट्स थे वो सब ने धोखा दिया था। तो अभी जनवू ये डिसाइड करता है कि वो इस एरिया से बाहर निकलने के बाद ब्लैक किंग के बारे में पता करेगा। यहाँ पे वाइनिंग करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो वो डिसाइड करता है कि उसे जो कुछ मिला है उन सबको वो अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूज करके खुद के पावर को इंक्रीज करेगा। तभी वो खुद के आंख को बंद करके कुछ ना कुछ सोचने लगता है। पर जब वो खुद के आंख को खोलता है तो वो देख पाता है कि वो उसके सामने फिर से कोई ट्यूटोरियल फ्लोर का जो मैनेजर था वो आ जाता है। अब वो गॉब्लिन मैनेजर यहाँ पे आके जनवू को कांग्रेचुलेट करता है, बट जनवू उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि जो एस्ट्रैप था वो क्यों उस तरीके से डिसअपियर हो गया। अब मैनेजर भी यहाँ पे कहता है कि ये एक सीक्रेट है। तभी जनवू का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये ब्लैक किंग कौन है। अब मैनेजर फिर से कहता है ये भी एक सीक्रेट है। तभी जनवू को उसका थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि उसे क्यों इस तरीके का एक ब्रेसलेट दिया गया है ऐसे रिवॉर्ड की तरह। तभी जो मैनेजर है वो कहता है कि ये सारे के सारे जो प्लेयर्स है उन सबको उनके अचीवमेंट के अकॉर्डिंग ही रिवॉर्ड दिया जाता है। यहाँ पे मैनेजर से वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसी वजह से जनवू ने जो सब काम किया है एंड उसका फ्यूचर जैसा होने वाला है वैसे ही उसका रिवॉर्ड जनवू को मिला है। तभी जनवू सोचने लगता है कि वो जिस पाथ को टेक किया है साथ से फ्यूचर वाले टाइम पे वही पाथ ब्लैक किंग के साथ रिलेट करेगा। तो
अभी जनवू को तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट जनवू को शायद से ऐसा लग रहा था कि जो क्वेश्चन है उन सब का आंसर अपने आप उसके पास आ जाएगा बाद वाले टाइम पे। अभी के लिए जनवू को सिर्फ और सिर्फ बाकी जितने सारे टास्क था उन सब के ऊपर फोकस करने का जरूरत था। यहाँ पे मैनेजर भी समझ पाता कि जनवू ने ऑलरेडी उसके माइंड को सेटल कर लिया, इसी वजह से मैनेजर यहाँ पे अभी जनवू को पूछ लेते हैं क्या वो उसके बाकी सारे रिवॉर्ड्स के बारे में जानना चाहता है। तभी मैनेजर यहाँ पे जनवू को कहता है कि उसने टोटल ऑफ 14,20,119 पॉइंट कलेक्ट किया है इन सारे फ्लोर्स को खत्म करने के बाद। उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिला है। ये नंबर बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल था एंड जनवू एक ऐसा पहला प्लेयर था जिसने इस तरीके का एक अचीवमेंट को हासिल किया है। क्या वो इन सारे रिवॉर्ड्स को अभी लेना चाहता है? जनवू कहता है कि नहीं, उसे ये सारे रिवॉर्ड्स को नहीं चाहिए, वो इन सारे पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड्स को कंबाइन करके उसको जो रिवॉर्ड मिलता है वो चाहता है। तभी यहाँ पे जो मैनेजर है वो पूछ लेता है कि जनवू को अभी कौन सा रिवॉर्ड चाहिए। जनवू यहाँ पे रिप्लाई में कहता है कि उसे ज़्यूस का एस्ट्रैप चाहिए। अब मैनेजर यहाँ पे कहता है वो तो एक गॉन केस हो चुका है, इसी वजह से जनवू को वो एस्ट्रैप तो नहीं दे सकता। बट जनवू यहाँ पे गुस्से में कहता है कि वो बहुत ज्यादा सीरियस है, उसे यहाँ पे एस्ट्रैप ही चाहिए। तभी मैनेजर यहाँ पे कहता है कि अच्छा ठीक है, जनवू अगर यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन सा रिवॉर्ड चाहिए तो सिस्टम ही उसे खुद ब खुद उसके अचीवमेंट के अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड देगा। तभी हम लोग देख पाते हैं कि जो मैनेजर था उसके हाथ में एथेना शील्ड फिर से आ जाता है एंड ये एथेना शील्ड को वो एज ए रिवॉर्ड की तरह रिसीव भी कर लेता है एंड वो देख पाता है कि इस शील्ड का जो वेट था वो बहुत ज्यादा कम था। इवन तो जनवू सोच रहा था कि ये शील्ड बहुत ज्यादा भारी है। अब ये शील्ड देने के बाद मैनेजर जनवू को पूछ लेते हैं क्या वो अभी यहाँ से चला जा सकता है। जनवू भी यहाँ पे कहता है कि हाँ वो जा सकता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो मैनेजर वहाँ से गायब हो जाता है। गायब होते टाइम पे वो मैनेजर यहाँ पे खुद के दिमाग में सोचता है कि जनवू के पास ऑलरेडी ब्लैक किंग का जो ब्रेसलेट है वो आ चुका है और उसके साथ साथ एथेना शील्ड भी आ चुका है। तो यहाँ पे बाद वाले टाइम पे वो क्या करेगा ये देखना मैनेजर के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद वाले फ्लोर के जितने सारे मैनेजर्स है वो सब भी जनवू के इतने ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर को कैसे रिसीव करेंगे ये भी सोचने वाला बात है। तभी हम लोगों को बहाल दिखाया जाता है जो खुद के सबॉर्डिनेट के साथ अभी बात कर रहा था। तभी उसका सबॉर्डिनेट भी यहाँ पे कहता है कि जो बिगिनर लेवल फ्लोर था वहाँ पे उन्होंने एक नया रिकॉर्ड को सेट कर दिया एंड यहाँ पे उसने हर एक फ्लोर में एक नया नया रिकॉर्ड को अचीव भी किया है। तभी बहाल भी कहता है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये प्लेयर सच में उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तभी बहाल यहाँ पे बहाल का जो असिस्टेंट है वो यहाँ पे पूछ लेता है बहाल को कि उसको क्या यहाँ पे थोड़ा सा भी दुख नहीं हो रहा है। तो बहाल यहाँ पे पूछ लेता है कि वो क्या कहना चाहता है। बहाल का सबॉर्डिनेट कहता है कि असलियत में बहाल भी तो ये जो प्रीवियस अचीवमेंट था उसका एक पार्ट था एंड आज जनवू ने जब उस अचीवमेंट को ओवरथ्रो कर दिया है तो यहाँ पे क्या बहाल को कोई भी फीलिंग नहीं आ रहा है। अब बहाल तो खुद के ही मन में सोचता है कि हाँ उसे थोड़ा तो फीलिंग आ रहा है, इवन दो वो पास्ट से उतना ज्यादा उसको अटैच नहीं करता है, बट फिर भी वो आर्टिया ग्रुप में था तब आर्टिया ग्रुप के साथ उसने ये सारे अचीवमेंट्स को पूरा किया था, बट वो पास्ट को अभी उतना ज्यादा और ध्यान में नहीं रखना चाहता। अभी बहाल का जो मेन फोकस है वो है ये जो नया नोवाइस प्लेयर है इसको कैसे उनके टीम में लेके आया जाए। अभी हम लोग फिर से बहाल को देख पाते हैं जो अभी बिलीव कर रहा था कि जनवू एक ना एक दिन उनके इस प्लान पे जरूर ज्वाइन होगा, ये उसका बिलीव है। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग हमेशा के लिए जनवू को चांस देते रहे एंड उसके लिए वेट करते रहे। एंड इफ बाय एनी चांस जनवू कोई और टीम में ज्वाइन हो जाता है तो उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जनवू को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जैसा उन्होंने पहले भी किया है आर्टिया ग्रुप के साथ। तो आर्टिया एक ऐसा ग्रुप था जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर्स के साथ तैयार हुआ था। बहुत सारे क्लैंस ने यहाँ पे आर्टिया ग्रुप को ऑफर भी किया था उनके क्लैन में ज्वाइन होने के लिए, बट सारे के सारे ऑफर्स को आर्टिया ग्रुप ने रिजेक्ट कर दिया। इवन वो लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि इस टावर के बहुत सारे फ्लोर्स को भी उन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। तभी बाकी जो मेजर 8 क्लैंस है वो लोग आर्टिया ग्रुप को और ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दे सकते थे। इसी वजह से उन लोगों ने डिसाइड किया इधर वो लोग आर्टिया ग्रुप को पोजेस करेंगे या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी बहाल खुद के सबॉर्डिनेट को कहता है कि अब ये समझा कि वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब बहाल का सबॉर्डिनेट भी कहता है ये सब कुछ तो ठीक है, बट उसने ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पे बता दिया है जो उसे नहीं बताना चाहिए एंड इन सब के ऊपर उसे ध्यान रखना चाहिए। जो सुन के बहाल भी कहता है कि हाँ उससे थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे। बहाल यहाँ पे महसूस कर पाता है कि उनका जो मैजेस्टी है यानी कि उनके क्लैन लीडर भी उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। अब यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं कि क्यों वो इस एरिया पे आए हैं। अब बहाल अभी वेट कर रहा है यहाँ पे लियोंटे का, बिकॉज लियोंटे ने यहाँ पे एक पोर्टल तैयार करके रखा है जिससे वो एरेंग ग्रुप से डायरेक्टली यहाँ पे टेलीपोर्ट हो सके। बट बहाल का क्वेश्चन यही है कि लियोंटे ऐसा क्या चीज कैरी कर रहा है जिसकी वजह से उसे इस फ्लोर के आउटस्कर्ट्स में ये पोर्टल को तैयार करना पड़ा है। अभी हम लोग देख पाते हैं कि वो पोर्टल भी एक्टिवेट होता है एंड यहाँ पे बहाल खुद के हर एक सबॉर्डिनेट को कह देता है रेडी रहने के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा लड़ाई होने वाला है। तभी उस पोर्टल से लियोंटे खुद के टीम के साथ बाहर निकलता है। बहाल तो यहाँ पे लियोंटे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी था, इस वजह से वो बहुत सारा पावरफुल अटैक्स लियोंटे एंड उसके ग्रुप के ऊपर कर देता है। अब अचानक से इन सारे अटैक्स को देख के तो लियोंटे भी घबरा जाते हैं, वो भी नहीं जानता था कि उनके ऊपर इस तरीके से अटैक होगा। वहाँ पे बहुत ज्यादा धमाका भी होता है, इसकी वजह से लियोंटे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जब लियोंटे बहाल को देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बहाल भी चट्टान से नीचे उतरता है लियोंटे से बात करने के लिए। बहाल यहाँ पे लियोंटे को कुछ कह पाता, उससे पहले लियोंटे बहुत ही ज्यादा तेजी से पावरफुल पंच को बहाल की तरफ मारता है, बट बहाल का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा था एंड वो लियोंटे के इस पंच को भी ब्लॉक कर लेता है। बहाल यहाँ पे गुस्से में, और लियोंटे यहाँ पे गुस्से में बहाल को कहता है कि वो जानता है कि उसने किसके ऊपर अटैक किया है। वो लोग क्या यहाँ पे पागल हो चुके कि वो इस तरीके से थोड़ा शॉर्ट क्लैन के मेंबर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। बहाल ने यहाँ पे कहा कि ऑफ कोर्स वो जानता है कि उसने किसके ऊपर अटैक किया है एंड यहाँ पे इसका कॉन्सिक्वेंस भी क्या होगा ये सब के ऊपर बहाल बहुत पहले से ही प्रिपेयर्ड है।
यहाँ पे वो लोग एक जंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स सबसे बढ़िया गिफ्ट उनके लीडर के लिए क्या होगा अदर देन उनके एनिमी के जनरल का सर के अलावा। तो यहाँ पे बहाल लियोंटे को मारना चाहता है, इससे एक बहुत बड़ा जंग शुरू हो सके असुरा स्लॉट क्लैन एंड उनके बीच में। तभी बहाल यहाँ पे डायरेक्टली लियोंटे के ऊपर खुद के फायर मैजिक से अटैक करता है। अब लियोंटे भी यहाँ पे खुद के मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है बहाल से फाइट करने के लिए। तभी बहाल यहाँ पे लियोंटे को पूछ लेता है कि उसके पास जो मैना ऑर्गन है वो कहाँ पे। वो अगर यहाँ पे बहाल को मैना ऑर्गन दे देता है तो शायद से बहाल उसके लाइफ को बख्श भी देगा। लियोंटे तो यहाँ पे बहाल के साथ फाइट करने के लिए रेडी था, जो देख के बहाल वहाँ पे कहता है कि शायद से लियोंटे खुद के प्राइड में इतना ज्यादा डूब गया है कि उसे पता भी नहीं है यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगर लियोंटे आसानी से वो चीज नहीं देगा तो बहाल उससे वो चीज छीन लेगा। तभी हम लोग देख पाते कि बहाल एक खतरनाक सा अटैक लियोंटे के ऊपर देता है। अब जनवो तो यहाँ पे 11th फ्लोर पे आ गया था। वो यहाँ पे आसपास देख के समझ पाता कि अभी तक पांथे एंड एडोरा इस फ्लोर पे नहीं आए, इसलिए वो डिसाइड करता है थोड़ी देर बैठ के उन दोनों के लिए वेट करने का, बिकॉज उसने प्रॉमिस किया था उन दोनों से कि वो 11th फ्लोर में जाके उनसे मिलेगा। तभी हम लोग देख पाते कि वहाँ पे इस फ्लोर का जो मैनेजर था वो भी अपीयर हो जाता है। ये एक बनी टाइप मॉन्स्टर था जो खुद को इस फ्लोर का मैनेजर एंड गार्डियन कह रहा था एंड इस गार्डियन का नाम था लैपलेस। लैपलेस खुद के दिमाग में सोचता है कि शायद से यही है वो टॉप रुकी जिसने आर्टिया ग्रुप के बाद बिगिनर ट्रेल में सबसे ज्यादा पॉइंट हासिल किया है, वो भी अकेले एंड हर एक गार्डियंस के बीच में एक कियोस टाइप का तैयार कर दिया है। तो ये जो गार्डियन है ये असलियत पे 11th फ्लोर का गार्डियन नहीं है, 11th फ्लोर का कोई और गार्डियन है। यहाँ पे लैपलेस ने सिर्फ और सिर्फ उस गार्डियन से रिक्वेस्ट किया था कि वो जनवो को अटेंड करना चाहता है, इसी वजह से आज जनवो के साथ बात करने के लिए यहाँ पे आया एंड वो ये मौका को कभी भी छोड़ नहीं सकता कि एक इतना बढ़िया प्लेयर के साथ मुलाकात का मौका वो पाए एंड वो ना आए। इसी वजह से वो जब वापस जाएगा तब 11th फ्लोर का जो गार्डियन है उसको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी देगा, बिकॉज उसने लैपलेस के लिए इतना बढ़िया एक मौका दिया जनवो से मिलने का। अभी लैपलेस यहाँ पे डायरेक्टली जनवो को पूछ लेता है कि क्या उसे पता है इस फ्लोर के रूल्स के बारे में। जनवो यहाँ पे कहता है कि हाँ, उसे कुछ प्लेयर्स ने कहा था कि इस फ्लोर का रूल्स थोड़ा सा अलग है, इन सारे फ्लोर्स में अभी कोई भी वेटिंग एरियाज नहीं है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो ट्रेल्स है वो लॉन्ग टर्म रहता है। अब लैपलेस भी यहाँ पे जनवो को कहता है कि हाँ, यहाँ पे शायद से वो समझ गया है कि ये सारे के सारे फ्लोर्स अभी थोड़ा सा हार्ड होने वाला है एंड बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी। अब लैपलेस यहाँ पे पूरे के पूरे फ्लोर को डिस्क्राइब करता है एंड उसे ये भी कहता है कि ये सारे के सारे फ्लोर्स अभी डिजाइन किया गया है इसीलिए जिससे प्लेयर्स खुद के स्ट्रेंथ को बढ़ा पाए एंड खुद का जो कमजोरी है वो सबके सबको हटा पाए, जिससे उस प्लेयर का ग्रोथ और भी ज्यादा स्पीडली होगा। अब जनवो यहाँ पे हमें इजीली बताता है कि जो बिगिनर लेवल एंड ट्रेल लेवल फ्लोर्स है वो सबके सब थोड़ा सा अलग है, बिकॉज उन सारे फ्लोर्स में वेटिंग एरिया रहने की वजह से हर एक प्लेयर्स का जो इंजुरीज एंड थकान रहता है वो सब कुछ हील हो जाता है वो अगर उस वेटिंग एरिया पे घुसता है। तो इसकी वजह से जो नए नए चैलेंजेस आएगा उनके लिए वो नए नए चैलेंजेस को वो लोग फ्रेशली पूरा